ओके बच्चों, कल हम लोगों ने दो स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स समझ लिए हैं, एक था बेलमेंट और दूसरा था प्लेज। ठीक है, बेलमेंट और प्लेज में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज अभी हम लोग इस लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं वो हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। बेलमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होते हैं, एक है बेलर, दूसरा है बेली। बेलर गुड्स का ओनर होता है और बेलर गुड्स की पोजीशन को देता है बेली को डिलीवरी के थ्रू, और बेली क्या करेगा, या तो गुड्स को काम होते रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ही कैन डिस्पोज इट ऑफ एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ बेलर। ठीक है, प्लेज में क्या होता है, प्लेज में भी ऐसे ही कुछ होता है, बट प्लेज का सबसे मेन पर्पज है कि पॉनर जो है वो गुड्स को दे रहा है पॉनी को, और ये गुड्स को देने का मेन मकसद ये है कि सिक्योरिटी के लिए वो दे रहा है गुड्स को, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो डेट को रीपे कर देगा या फिर कोई परफॉर्मेंस को बराबर से वो करेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग अगर गुड्स देते हैं तो हम लोग उसको प्लेज नाम देते हैं। और बच्चों, प्लेज के अंदर जो दूसरा पर्सन है जिसके पास पोजीशन आया, पॉनी जो है, वो गुड्स को यूज नहीं कर सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बेलमेंट में यूज कर सकता है बहुत सारे केसेस में, वैसा प्लेज में वो यूज नहीं कर सकता है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं कि एग्जाम में बेलमेंट और प्लेज पे क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो विल स्टार्ट विद दिस। बेलमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं बेलमेंट पे अभी तक एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो यहां एक क्वेश्चन आया है बेलमेंट का, पढ़ के देखते हैं हम लोग और देखते हैं यहां पे अपने को इसका आंसर करने आएगा क्या। ओके, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दो एग्जांपल्स दिए, अपने को सिर्फ पढ़ के ये बोलना है कि ये बेलमेंट है या नहीं है। ओके, फर्स्ट केस, वी पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप्स द कीज विद हिमसेल्फ। ठीक है, वी नाम का एक पर्सन है, वो गाड़ी को कहीं पार्क करता है और गाड़ी की चाबी खुद के जेब में रख रहा है। बच्चों, जैसे कि हमको पता है कि बेलमेंट में दो लोग चाहिए, एक बेलर, दूसरा बेली। बेलर गुड्स का पोजेशन डिलीवरी के थ्रू देना चाहिए बेली के पास, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे वी क्या कर रहा है, गाड़ी को पार्क करता है और गाड़ी की चाबी खुद के पास रख रहा है, तो यहां पे उसने किसी और पर्सन को गुड्स का पोजेशन दिया ही नहीं है, डिलीवरी हुई नहीं है। क्योंकि गुड्स डिलीवरी नहीं हुए तो इसको बेलमेंट बोलना गलत होगा। सही है, तो बच्चों ये फर्स्ट केस बेलमेंट नहीं होगा। पढ़ते हम लोग यहाँ पे आंसर जो है, हिंट लिखा है यहाँ पे, दिस डज नॉट रिजल्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सिंस डिलीवरी ऑफ गुड्स डज नॉट टेक प्लेस इन सच अ केस। इधर गुड्स का डिलीवरी हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको बेलमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, ये बेलमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आसान सा एग्जाम्पल था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटीज। ठीक है बच्चों, सीजर ऑफ गुड्स, सीज करना मतलब क्या, कस्टम्स अथॉरिटी जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस वसूल करती है। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, ठीक है, मैंने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किए और मैंने उस पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं पे की है, तो कस्टम्स अथॉरिटी मेरे गुड्स को सीज कर लेता है। ठीक है, सीज करना मतलब जब्त करना, क्योंकि मैंने उस पर कस्टम्स ड्यूटी नहीं पे की है, इसलिए टैक्स नहीं पे करने की वजह से मेरे गुड्स को कस्टम्स अथॉरिटी सीज कर सकता है। ठीक है, अगर मैं गुड्स का ओनर हूं और कस्टम्स डिपार्टमेंट ने मेरे गुड्स को ले लिया है जबरदस्ती क्योंकि मैंने टैक्स नहीं भरा है, तो ये एक बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जैसा बिल्कुल हो सकता है। मैं ओनर हूं गुड्स का तो मैं बेलर रहूंगा, और कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास पोजेशन चला गया है तो वो बेली बन जाएंगे। और कस्टम्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर मैं टैक्स भर देता हूं तो गुड्स को रिटर्न कर देगा, अगर मैं टैक्स नहीं भरता हूं तो गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो जैसा बेलमेंट का डेफिनेशन है उसमें बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल बेलमेंट में आएगा। सही है, रिजल्ट्स इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट since all the essentials of a valid contract of bailment are satisfied in such a case। मैं वही बोल रहा था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बेलमेंट में आएगा और ये नहीं आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताता हूं, एग्जाम में ये जो आंसर लिखे गए हैं, तुम्हारे नोट्स में जो भी आंसर लिखे गए ना, ये सारे आंसर्स सिर्फ हिंट दे रहे कि कैसा अपने को आंसर का अप्रोच रखना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इसको हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने का एक अलग तरीका होगा, मैं एक सैंपल आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमको इसको आंसर करना है। ठीक है, फिलहाल ये सारे आंसर्स आपके लिए हिंट के तौर पे काम करेंगे, डिटेल में अपने को आंसर लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्या आया। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है,
तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर जब करूंगा, हम लोग जब पढ़ेंगे, थोड़ा मैं इसके बारे में लिख भी रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी नोट कर सकते हो, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं ढंग से कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में क्या चल रहा है। ओके, यस, क्या लिखा है यहाँ पे, द बेलर pledges cinema projector and other accessories with Cine Association Cooperative Bank Limited। ठीक है, ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा बहुत साथ ही साथ यहाँ पे इसका समरी लिखते जाऊंगा तो हमको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ओके, ए क्या कर रहा है, ए, और यहाँ पे बैंक लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ए ने क्या किया यहाँ पे, ए ने यहाँ पे सिनेमा प्रोजेक्टर और उसके कुछ एक्सेसरीज जो है वो बैंक को दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने अगर अपना कोई एसेट बैंक को दिया है, गिरवी पे रखा है सिक्योरिटी के तौर पे, तो ए को हम लोग बेलर बोलेंगे, ए को हम लोग बेलर बोलेंगे, और बी को हम लोग बेली बोलेंगे, सॉरी बैंक को हम लोग बेली बोलेंगे, बैंक हियर विल बी बेली, ठीक है। ए द बेलर pledges cinema projector and other accessories with Cine Association Cooperative Bank Limited, ठीक है, दी बेली फॉर लोन। ओके, बैंक ने क्या किया, बैंक ने यहाँ पे बदले में लोन दिया है, ठीक है। बैंक क्या कर रही है, बैंक लोन दे रही है ए को, ठीक है। बच्चों ये प्लेज का भी एग्जांपल है और ये बेलमेंट में भी बिल्कुल फिट बैठता है, बिकॉज एवरी प्लेज इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ए रिक्वेस्ट्स द बैंक टू अलाउ द प्लेज गुड्स to remain in his possession and promises to hold the same interest for the bailey। इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे जो सेंटेंस है ना बच्चों, इसका मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए है बेलर, ए ने प्रोजेक्टर दे दिया बैंक को और बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। प्रोजेक्टर उसने सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं, ठीक है। शुरुआत में प्रोजेक्टर का जो एक्चुअल पोजेशन है वो बैंक के पास है और बैंक ने उसी को बेसिस कंसिडर करके लोन दिया है। अभी क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ए आता है बैंक के पास और बैंक को रिक्वेस्ट करके बोलता है, सर ये जो प्रोजेक्टर मेरा जो है ना आपके पास है, वो प्रोजेक्टर मेरे को आप प्लीज कुछ दिन के लिए दे सकते हो क्या, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। बैंक क्या करती है, बैंक गिव्स द फिजिकल possession of projector to A, ठीक है। मतलब बैंक क्या कर रही है, ये देखो, ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली हम लोग देखेंगे ना, तो अगर मैं बैंक के पास जाके अगर मान के चलो मेरा कोई सामान गिरवी रखता हूं और बदले में लोन लेता हूं, तो मेरी गुड्स बैंक के पास ही रहेंगे, बैंक वो गुड्स को रिटर्न नहीं करेगी जब तक मैं लोन रीपे ना कर दूं। ये केस में ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा चेंज हुआ ये केस में। ये केस में बेलर जो है अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए, ये क्या करता है, शुरुआत में प्रोजेक्टर देता है बैंक को, बैंक उसको लोन देती है, ठीक है। फिर ए क्या करता है, कुछ दिनों के बाद बैंक के पास जाता है और बैंक को रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, सर प्लीज मेरा प्रोजेक्टर मेरे को आप दे दीजिए, ये प्रोजेक्टर आपका ही है, ठीक है। अगर मैं लोन रीपे नहीं करूंगा तो आप ये प्रोजेक्टर को बेच देना, फिलहाल मेरे को जरूरत है इसलिए मेरे को आप इसका फिजिकल पोजेशन दे दीजिए। तो ए रिक्वेस्ट करके प्रोजेक्टर खुद के पास रखता है, मतलब प्रोजेक्टर का एक्चुअल पोजेशन है ए के पास, बैंक के पास नहीं है। ओके, तो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है वैसे ही, ए रिक्वेस्ट द बैंक टू अलाउ द प्लेज गुड्स टू रिमेन इन हिज पोजेशन एंड प्रोमिसेस टू होल्ड द सेम इंटरेस्ट फॉर द बिली। ए बोलता है मैं आपके लिए इसको होल्ड करूंगा, ठीक है, आप मेरे पे भरोसा करो, ऐसा वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है। एंड ऑल्सो फर्दर प्रोमिसेस टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द सेम टू द बैंक व्हेनेवर डिमांडेड। जब भी बैंक डिमांड करेगी तब वो फिर से ये प्रोजेक्टर बैंक को दे देगा। इनकेस अगर वो लोन रीपे नहीं करता है तो बैंक उसको बोलेगी प्रोजेक्टर लाके दे दो, हमको प्रोजेक्टर सेल करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो प्रोजेक्टर वापस देने का प्रॉमिस भी कर रहा है। Examining the provisions of Indian Contract Act, decide whether a valid contract of pledge has been made between A, the bailor, and bank, the bailey। यहाँ पे ये सिंपली अपने को ये पूछ रहा है क्या यहाँ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हुआ है, तो अपने को सिर्फ ये आंसर करना है कि प्लेज है या नहीं है। इसका आंसर बहुत सिंपल है बच्चों, मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया था प्लेज में क्या क्या होता है, ठीक है। प्लेज होने के लिए एक बेलर चाहिए, ओके, और एक बेली चाहिए। बेलर गुड्स का ओनर होता है, ओनर ऑफ गुड्स, और बेलर क्या करना चाहिए, बेलर जो है वो गुड्स का पोजेशन देना चाहिए बेली को, मस्ट गिव पोजेशन ऑफ गुड्स टू
बेली टू बेली थ्रू डिलीवरी। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेलर ओनर होता है गुड्स का, और वो बेली को क्या करना चाहिए, गुड्स का पोजेशन देना चाहिए, वो भी कैसे, गुड्स को डिलीवर करके। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि डिलीवरी के टाइप्स क्या है। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने एकदम शुरुआत में जब बेलमेंट का ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तब आपने लिखा भी था ये चीज को कि डिलीवरी के 3 टाइप्स होते हैं। बच्चों याद आ रहा है क्या, डिलीवरी के 3 टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स को फिजिकली हम लोग दूसरे पर्सन को देंगे। ठीक है, चीज को उठा के अगर मैं दूसरे पर्सन के हाथ में दे रहा हूं तो इसको हम लोग एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक्चुअल डिलीवरी के अलावा एक और टाइप है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में मैं चीज को सीधा उठा के नहीं दूंगा, मैं कोई टोकन या सिंबल का यूज करूंगा जो एक्चुअल गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि गाड़ी नहीं दे रहा हूं, गाड़ी की चाबी दे रहा हूं, गाड़ी नहीं दे रहा हूं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं। सही है, तो ऐसे केसेस सिंबॉलिक डिलीवरी में आएंगे। और एक लास्ट था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बेली के पास वो चीज का ना तो पोजेशन रहता है, ना ही वो चीज का कुछ टोकन या सिंबल उसके पास रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि बेली के पास वो गुड्स आ गए, हालांकि फिजिकली गुड्स नहीं है, ना ही बेली के पास कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है गुड्स का। मैंने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एग्जांपल भी दिया था, इफ यू कैन रिमेंबर, डीमैट अकाउंट में अगर शेयर्स ट्रेड होते हैं तो अगर मैं कोई शेयर्स परचेस करता हूं तो मेरे पास शेयर्स का फिजिकल डिलीवरी नहीं आता है। ठीक है, मेरे पास शेयर्स का कोई सिंबॉलिक डिलीवरी भी नहीं रहेगा। ठीक है, मेरे पास शेयर्स का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी रहेगा। कंस्ट्रक्टिव में हम लोग अज्यूम कर लेते कि हाँ चीज मेरे पास नहीं फिर भी मेरे पास है, चीज मेरे पास फिजिकली नहीं है फिर भी चीज मेरे पास है। बच्चों इस एग्जाम्पल में, ये वाले एग्जाम्पल में आते हैं जो अपने क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है। बेलर ने प्रोजेक्टर दे दिया था बैंक को, बेली को, बट प्रोजेक्टर फिर से उसने खुद के पास रख लिया है। फिजिकली बेलर के पास प्रोजेक्टर है, फिजिकली बेलर जो ओनर है उसी के पास गुड्स का पोजेशन भी आ गया है। ठीक है, तो इसको बेलमेंट बोलना चाहिए क्या? देखो यहाँ पे इसका आंसर ऐसा होगा, ये बेलमेंट होगा। और यहाँ पे बेलमेंट ये कैसे हो गया? बिकॉज यहाँ पे गुड्स का फिजिकल डिलीवरी भले ही नहीं हुआ है बैंक को, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा, क्योंकि यहाँ पे बेलर ने प्रॉमिस किया है कि वो गुड्स को होल्ड कर रहा है बेली के लिए, और कभी भी बैंक वापस फिर से मंगा सकती है गुड्स को। ए लोन रीपे नहीं करता है, बैंक क्या बोलेगी, गुड्स वापस दे दो, हमको गुड्स बेचना है। ऐसे केसेस में ए बिल्कुल गुड्स दे देगा बैंक को, ये टर्म्स पे इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो भले बैंक फिजिकली वो चीज को होल्ड नहीं कर रही है, बट यहाँ पे ए ने इनडायरेक्टली उसका डिलीवरी दिया है। कौन सा टाइप का डिलीवरी होगा? आंसर इज, यहाँ बैंक को कंस्ट्रक्टिवली वो चीज मिली है। कंस्ट्रक्टिवली मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि भले फिजिकली बेलर यूज कर रहा है बट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुका है बैंक को, इसलिए इसको बेलमेंट बोलना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रहा है, ये चीज अपने को समझ में आना जरूरी है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से इंस्टीट्यूट पूछती है क्वेश्चन को, हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। ये चीजें आप नोट कर सकते हो, बट पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो समरी है। ठीक है, तो इसको आप बाद में नोट कर सकते हो, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग आंसर को क्या लिखा है। ओके, यस, देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये बोल रहे हैं बिल्कुल यहाँ प्लेज होगा, प्लेज बोलो चाहे बेलमेंट बोलो। ठीक है, प्लेज बोलो या फिर बेलमेंट बोलो, वन एंड दी सेम, बिकॉज एवरी प्लेज इज एक्चुअली बेलमेंट। ठीक है, यहाँ लिखा है सिंस ए हैज प्लेज द गुड्स विद बैंक एज सिक्योरिटी फॉर लोन, सिक्योरिटी के तौर पे उसने बिल्कुल गुड्स को प्लेज किया है। ऑल्दो द बैंक हैज गिवन परमिशन टू मिस्टर ए टू कंटिन्यू टू possess द गुड्स इन ट्रस्ट फॉर द बैंक, सिंस द बैंक इज लीगली एंटाइटल्ड। ये बहुत सही पॉइंट है, बैंक लीगली एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए। पोजेशन कभी भी बैंक मांग सकती है। ठीक है, फिजिकली पोजेशन भले ही ए के पास है, बट बैंक उसका पोजेशन कभी भी ए से मांग सकती है। सिंस लास्ट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ है यहाँ पे सिनेमा प्रोजेक्टर का, तो यही पॉइंट पे मैं फोकस करवा रहा था जब से। ये कीवर्ड है आंसर में, ये बिल्कुल आना चाहिए। अगर आंसर में ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। फटाफट एक काम करो, ये एग्जाम में आप लोगों को लिखना है डिटेल में। ठीक है, और जब भी इसका रिवीजन करोगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर समझना है ढंग से तो एक काम करना चाहिए, समरी लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं समरी लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, प्लीज नोट दिस समरी क्विकली। क्वेश्चन में क्या हो रहा है जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलो।
ओके बच्चों, आते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. यस, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. बच्चों मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि एग्जाम में अगर हम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आंसर बहुत आसानी से अपने को आ जाएगा. ठीक है, देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, पढ़ते हैं. ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी एंड एग्रीज टू पे ₹500 एज हायर चार्जेस. ठीक है, ए नाम का एक पर्सन है, वो बी के कैरेज को, ठीक है, बी के कैरेज को क्या करता है, रेंट पे लेता है, हायर पे लेता है, और 500 रुपए वो देने का प्रॉमिस कर रहा है. ओके, अगर कोई पर्सन कोई दूसरे पर्सन की चीज को यूज करने का पैसा दे रहा है तो ये बेलमेंट होगा. स्पेसिफिकली ये नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, इसलिए ग्रेटिटस बेलमेंट बोलेंगे. ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्योंकि पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, ये हो गया नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट. नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट. ओके, द कैरेज इज अनसेफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखो यहाँ पे कैरेज अनसेफ है. अनसेफ मतलब यहाँ पे उसको चलाना सेफ नहीं है, और यहाँ पे गलती हम लोग बोलेंगे कि हो गई है ए की. ए बेलर है, क्योंकि ए ने इसको रेंट पे दिया. सॉरी ए बेलर नहीं है, बी की यहाँ पे कैरेज है, तो बी बेलर हो जाएगा, ए बेली हो जाएगा. ए हायर पे ले रहा है. ओके, बी इज बेली, राइट. 500 रुपीज वो पे करने को रेडी हो गया, तो यहाँ पे ये नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट का एग्जाम्पल होगा. सही है. द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज अनअवेयर ऑफ इट. जो बेलर है, रियली सॉरी, ये बेलर है. ठीक है, जो बेलर है, बी इज बेलर इज अनअवेयर ऑफ इट, मतलब बेलर को अंदाजा ही नहीं था कि उसका कैरेज अनसेफ है. ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ा है. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेलर में एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जिम्मेदारी होती है बेलर की कि उसको बिल्कुल जो फॉल्ट है गुड्स में वो डिक्लेयर करना चाहिए. ठीक है, ऊपर से ये तो नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट है. पैसे अगर मैं चार्ज कर रहा हूं तो मेरे को सामने वाले पर्सन को ये बोलना बहुत जरूरी हो जाएगा कि मेरी चीज में क्या क्या फॉल्ट है. और अगर मैं नहीं बोलता हूं और फिर कोई भी रीजन की वजह से, चाहे मेरी गलती रहो, चाहे सामने वाले की गलती रहो, चाहे किसी की भी गलती रहो, चाहे एक्ट ऑफ गॉड रहो, चाहे एक्सीडेंट रहो, अगर मैं नहीं बोलता हूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सामने वाला पर्सन मेरे से पैसा रिकवर कर सकता है. सही है, यहाँ लिखा है बच्चों. ठीक है, मेरे को पता रहो या मत पता रहो ये मैटर नहीं करता, मेरे को बोलना बहुत जरूरी है. मेरे पे एक अलग स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ये बोलने की. सही है. ए इज इंजोर्ड and claims compensation of injuries suffered from B. B refuses to pay. बच्चों बेलर अपना मना कर रहा है पैसे देने से. ठीक है, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ बी. बी को पैसा देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट है. आप जब ग्रेटिटस बेलमेंट में कोई चीज देते हो तो भी आपको हर चीज बोलना चाहिए. ठीक है, अगर आपको पता है तो बोलना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप बच सकते हो. बट नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट में आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि आपकी चीज में फॉल्ट क्या है. आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद ही देना चाहिए उसको, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है. इसलिए अगर आप बराबर से यहाँ पे केयरफुल नहीं रहते हो और आप ये बाद में बोलते हो कि मेरे को खुद को नहीं पता था कि मेरी चीज में क्या डिफॉल्ट है, तो ये आपकी गलती होगी. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, नेचर ऑफ बेलमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने डिस्कस किया है, ये नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट है. ड्यूटी ऑफ बी, बेलर की क्या जिम्मेदारी होगी, टू डिस्क्लोज टू ए दैट द कैरेज वाज अनसेफ इवन दो ही वाज अनअवेयर अबाउट इट. आपको पता रहो या मत पता रहो, ये आपकी गलती होगी, क्योंकि आपको जब पैसा मिल रहा है तो आपको पता रहना ही चाहिए. ठीक है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आई वाज नॉट अवेयर. ठीक है, तो कंपेंसेशन बिल्कुल देना पड़ेगा. ए इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन फॉर इंजरीज सफर्ड बाय हिम ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट्स इन द कैरेज. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. जिसको भी ड्यूटीज ऑफ बेलर पता है उसको यहाँ पे सेम चीज मेंशन करनी है, सेम चीज मेंशन करनी है. बच्चों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे लिखना है. मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ये जो आंसर लिखा है ये सिर्फ क्लू है आप लोगों के लिए. आंसर आप लोगों को एग्जाम में डिटेल में लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, डिटेल में मतलब कैसे लिखना पड़ेगा मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं, फॉर्मेट इसका कैसा होना चाहिए. ठीक है, ओके. यस, ये देखो, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने चाहिए. ओके, आंसर हमेशा आपका 3 हिस्सों में बंटना चाहिए.
ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको क्या लिखना है, देखो क्वेश्चन में जो चल रहा है, जो केस के फैक्ट्स है, आपको सिर्फ उतनी ही बातों को मेंशन करना है फैक्ट्स ऑफ द केस में। फॉर एग्जांपल इस केस में फैक्ट्स क्या है, इस केस में फैक्ट्स ये है कि ए ने गाड़ी को कैरेज को हायर पे लिया है बी से और 500 रुपए उसने पे किया है, तो ये हो गया नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट। तो आप लोगों को सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी एंड एग्रीज टू पे ₹500 एज हायर चार्जेस एंड द कैरेज इज अनसेफ। आप लोगों को ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा फैक्ट्स ऑफ द केस में, जिससे ये समझ में आए कि केस में क्या चल रहा है। फैक्ट्स ऑफ द केस में प्लीज एक चीज नोट करना, आप ज्यादा जज्बाती और इमोशनल होके उसमें प्रोविजंस मत मेंशन करना। फैक्ट्स में सेक्शन नंबर मेंशन नहीं करना है, फैक्ट्स में जो क्वेश्चन में चल रहा है वो आपको मेंशन करना है, दैट्स इट। बेसिकली फैक्ट्स ऑफ द केस मोर और लेस आप क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को थोड़ा शॉर्ट में आपको मेंशन करना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस में। ठीक है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको उतना ही मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड आपको लिखना चाहिए प्रोविजंस ऑफ द लॉ, प्रोविजंस ऑफ द लॉ। लॉ में क्या प्रोविजन है, लॉ क्या बोलता है, आपको यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ द लॉ में मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये देखो प्रोविजंस ऑफ द लॉ में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, सर क्या हम लोगों को सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करना है? जी मैं बोलूंगा कि अगर सेक्शन नंबर्स लर्न होते हैं बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर सेक्शन नंबर्स लर्न नहीं होते हैं तो भी हमको स्मार्टली यहाँ पे कैसा वो सेंटेंस फ्रेम करना है मैं उतना वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सेक्शन 150 आ रहा है, ओके, ड्यूटीज ऑफ बेलर सेक्शन 150 अपने को लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट अगर अपने को सेक्शन नंबर नहीं पता है, कम से कम ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये कौन से प्रोविजन में आता है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा का पूरा केस जो है वो ड्यूटीज ऑफ बेलर के ऊपर बेस्ड है, ये अपने को डेफिनेटली क्लियरली समझ में आना चाहिए पहले से कि ये क्वेश्चन कौन से चीज पे बेस्ड है। क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया कि ड्यूटी होती है बेलर की, उसको फॉल्ट्स इन द गुड्स डिस्क्लोज करना चाहिए। सेक्शन नंबर नहीं पता है तो आंसर कैसे लिखोगे? ये देखो बहुत इजी है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, यहां पे एक लाइन में ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ये लाइन में आपको सेक्शन नंबर लिखना है। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, आईसीए ऐसा कुछ शॉर्टकट्स प्लीज क्रिएट मत करो, आपके मार्क्स कटेंगे। ईयर भी लिखना है आपको याद से, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? बेलमेंट पे, रिलेटिंग टू बेलमेंट comma it shall be the duty of bailor to disclose the faults in the goods। ठीक है, ये प्रोविजन है। आगे आपको ये भी मेंशन करना चाहिए, इफ इट इज अ नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट, then bailor shall be liable even if he or she was unaware of such faults। ठीक है, मतलब अगर पता नहीं है तो भी ये लायबल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट होता है तो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट वाइज मेंशन करना है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट वाइज लिखिएगा। सेक्शन नंबर पता है लिख दो, सेक्शन नंबर नहीं पता है प्लीज रिस्क मत लो। सेक्शन नहीं पता तो अपना सेंटेंस कैसे होगा, इसको हटाना है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिलेटिंग टू बेलमेंट, सेक्शन नंबर लिखो ही मत ना। ठीक है, अगर पता है तो लिखो कॉन्फिडेंस से, नहीं पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से गलत सेक्शन क्रिएट मत करना। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना अपने को ऐसा।
तो अपने को इस फॉर्मेट को मेंटेन करना है, और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट लिखता है तो बहुत अच्छे उसको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट था फैक्ट्स ऑफ द केस। सेकंड पॉइंट में हमको सिर्फ प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूं क्या करते हैं, प्रोविजंस ऑफ लॉ में केस के फैक्ट्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, देखो केस में कौन कौन है, पार्टी ए पार्टी बी, ये दो लोग जो है ना, इनके नाम यहां लिखने नहीं है आपको प्रोविजंस में लोगों के नाम नहीं लिखने हैं। आपको प्रोविजंस में सिर्फ वही पॉइंट्स लिखना है जो लॉ बोला है, जो लॉ बोल रहा है उतने ही पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, प्रोविजन लिखने के बाद लास्ट पॉइंट होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको नंबर 3 कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ओके, कंक्लूजन में एग्जैक्टली क्या आएगा, सी कंक्लूजन में आप लोगों को कंक्लूड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ बी। बी पे क्या कुछ लायबिलिटी होगी, आंसर इज यस, बी शैल बी लायबल टू कंपेंसेट टू ए फॉर ऑल दी लॉस ही हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। ठीक है, बी को क्या करना पड़ेगा, बी को यहाँ पे बिल्कुल इसका पैसा पे करना पड़ेगा। बी मस्ट पे compensation to A as he did not disclose the faults in the goods. ठीक है, गुड्स में कहा अगर उसने फॉल्ट नहीं डिस्क्लोज किया है तो अब वो बिल्कुल फंस जाएगा, लायबल हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग आंसर्स लिखेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी आपके मार्क्स काटेगा। ठीक है, तो बच्चों ये सही तरीका है, और ये जो लिखा है यहाँ पे, ये जो आंसर लिखा है, दिस इज ओनली क्लू। आपको सिर्फ ये हेल्प करेगा, आपको एग्जाम में ये फॉर्मेट में आंसर लिखना होगा। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर यू। आप लोग नोट कर सकते हो एक फॉर्मेट। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्मेट में आपको रेडी करना होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा है। ठीक है, यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पढ़ते हैं और देखते हैं तुम लोगों को इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की है काफी बार। ओके, एम lends a sum of rupees 5,000 to B on security of 2 shares of a limited company. M क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा है, ओके, तो यहाँ एक सेकंड, सॉरी, M lends a sum of 5,000 to B on the, M ने पैसे दिए हैं और बदले में B से उसने 2 शेयर्स ले लिए। ओके, ठीक है। ऑन 15 जून 2007 the company issued 2 bonus shares. B returns the loan amount of rupees 5,000 with interest, but M returns only 2 shares which were pledged and refuses to give
द बोनस शेयर्स। देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि एम कौन है, बेलर है या बेली है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है, और बी कौन है। ठीक है, सी एम ने यहाँ पे लोन दिया है, बदले में सिक्योरिटी लिया है, तो एम को हम लोग बेली बोलेंगे, क्योंकि बी ने खुद के एसेट्स, खुद के शेयर्स को गिरवी पे रखा है कंपनी के, तो बी हो जाएगा बेलर, बी हो जाएगा बेलर। चाहे इसको बेलर बोलो या फिर यहाँ पे हम लोग पॉनर बोल सकते हैं, इसको पॉनी बोल सकते हैं, वन इन द सेम। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये लिखा है कि एम ने लोन दिया 5,000 का और बी ने क्या किया, 2 शेयर्स दिए। सिंप्लीफाई करता हूं, बी एन एम, बी क्या करता है, बी 2 शेयर्स देता है कंपनी के और एम उसको लोन देता है 5,000 रुपए का। ठीक है, अगर बी लोन रीपे कर देता है तो एम को शेयर्स देने पड़ेंगे, बट यहाँ पे बीच में कंपनी ने शेयर्स पे बोनस शेयर्स अनाउंस किए। मैंने आपको इसके पहले बोला था, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न बैक एक्रीशन ऑफ गुड्स। जो भी बेली है उसकी जिम्मेदारी होगी कि गुड्स का एक्रीशन भी रिटर्न करे। गुड्स तो रिटर्न करना ही काम होने पे एक्रीशन भी रिटर्न करना है। और हम लोग ये उल्टा भी लिख सकते हैं, इट इज द राइट ऑफ बेलर टू डिमांड बैक द एक्रीशन ऑफ द गुड्स, एक्रीशन इन द गुड्स। सही है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल अपना यहाँ पे शेयर्स ले सकता है, बोनस शेयर्स ले सकता है। बी इज एंटाइटल्ड टू 2 बोनस शेयर्स, सेम चीज लिखी है। ठीक है, सिंस बेलर पॉनर इन केस ऑफ प्लेज ऑफ गुड्स इज एंटाइटल्ड टू एनी एक्रीशन टू द गुड्स। मैंने काउ और काफ का एग्जाम्पल दिया था, मैंने ये बोला भी था आप लोगों को तब डिस्कशन करते टाइम पे कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, यही है वो क्वेश्चन। ठीक है, सिंस इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय कंपनी अमाउंट्स टू एक्रीशन ऑफ गुड्स। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। जिसका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ये आंसर बहुत आसानी से लिखने आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स अपने को केस स्टडी का जो फॉर्मेट अभी अपने डिस्कस किया है उसी फॉर्मेट में इसको फिट करना है। सेक्शन नंबर प्लीज ट्राई करो लर्न करने का, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सेक्शंस लर्न नहीं है कोई बात नहीं, अपने फॉर्मेट में उसको फिट करने की कोशिश अपने को करना है। सही है, ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुनील डिलीवर्ड हिज कार टू महेश फॉर रिपेयर्स। सुनील ने अपनी गाड़ी दी है महेश को रिपेयरिंग के लिए, तो सुनील हो जाएगा बेलर। ठीक है, महेश को हम लोग बोलेंगे बेली, महेश विल बी बेली। ठीक है, महेश कंप्लीटेड द वर्क बट डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महेश ने काम कंप्लीट कर दिया बट डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील विद इन रीजनेबल टाइम। क्या ये बेली की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज को रिटर्न करे बराबर टाइम पे? ठीक है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया था बेलमेंट में। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स इन रीजनेबल टाइम। जो टाइम बोला है उस टाइम में आपको रिटर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं कर और चीज को कुछ भी नुकसान होता है, चाहे वो आपकी गलती की वजह से हो या गलती नहीं है, ऐसा भी कुछ हो गया है और नुकसान हो गया चीज का, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी अगर नुकसान हो गया है, तो ये आपको इसका नुकसान सहन करना पड़ेगा। बेलर आपसे पैसा रिकवर करेगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी टाइम पे रिटर्न करने की। अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं करते हो आप फंस जाओगे। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, यू कैन गो एंड ऑल्सो चेक दिस पॉइंट। एक्ट ऑफ गॉड मैंने बताया है, सही है। अर्थक्वेक की वजह से चीज खराब हो गई है और मैंने अगर टाइम पे रिटर्न नहीं किया, अगर मैं बेली हूं तो यहाँ पे मेरी गलती मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा है दो सुनील रिपीटेडली रिमाइंडेड महेश फॉर रिटर्न ऑफ द कार। बेलर रिमाइंड भी कर रहा है उसको कि मेरी चीज मेरे को वापस लौटा दो क्योंकि उस पे का काम हो चुका है। इन द मीन टाइम अ बिग फायर अकर्ड इन द नेबरहुड एंड द कार वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, फायर के वजह से गाड़ी जल गई है। यहाँ पे गलती बेली की नहीं है, एक्सीडेंट या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे उसको ये लॉस बियर करना पड़ेगा। डिसाइड वेदर महेश कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। महेश कौन है? बेली। बेली लायबल होगा क्या? सोचो 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 सोचो। द आंसर वुड बी यस। यस, ये लायबल होगा। क्यों लायबल होगा हम लोग पढ़ते नीचे क्लू। ठीक है, ड्यूटी ऑफ महेश, महेश की जिम्मेदारी क्या है? बेली की जिम्मेदारी क्या है? टू रिटर्न द कार टू सुनील विदाउट डिमांड बाय सुनील। बोलने की जरूरत ही क्या है? जब आपने काम कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीशन हो चुका है रिपेयर्स का, तो आपको खुद से रिटर्न करना चाहिए। उसको बोलने की, रिमाइंड करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। महेश इज लायबल फॉर लॉस ऑफ कार बाय फायर। ही इज लायबल, यही मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखा है कि इवन दो द कार वॉज डिस्ट्रॉयड विदाउट महेश फॉल्ट
और नेग्लिजेंस और ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और एक्ट्स ऑफ गॉड, यही मैंने पॉइंट पहले भी बताया था, ठीक है। अब इसकी गलती भले ही नहीं है आगे की, बट फिर भी इसको, क्योंकि इसने गुड्स को टाइम पे रिटर्न नहीं किया, अब ये लॉस इसको बियर करना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी मच इजी, बहुत आसान था ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं, बहुत आसान सा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अमर बेल्ड 50 kgs ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू श्रीजित, ठीक है। अमर ने बेल किया है, अमर बेल कर रहा है, मतलब ये हो गया बेलर, और श्रीजित को हम लोग बोलेंगे बेली। Who owned a kirana shop, promising to give ₹500 at the time of taking back the bail goods। बच्चों पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट, दिस इज अ केस ऑफ नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट। ओके, श्रीजित्स एम्प्लॉय, मतलब बेली का एम्प्लॉय क्या करता है, अनअवेयर ऑफ दिस, पता ही नहीं उसको कि ऐसे कुछ बेलमेंट हुआ है, मिक्स्ड दी 50 kg ऑफ शुगर बिलोंगिंग टू अमर विद द शुगर इन दी शॉप। बच्चों एक पॉइंट में याद दिला रहा हूं, क्या आप लोगों को ये पॉइंट याद है कि बेली की एक जिम्मेदारी होती है नॉट टू मिक्स द गुड्स, बेली को गुड्स मिक्स नहीं करने चाहिए, सही बात है। बट अगर बेली गुड्स मिक्स कर देता है और यहाँ पे जिसकी वजह से बेलर का नुकसान हो जाएगा और बेलर का कंसेंट भी नहीं लिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लॉस बियर करना पड़ेगा बेली को, सही, क्योंकि बेली की गलती होगी, उसको गुड्स मिक्स करनी नहीं चाहिए। गुड्स मिक्स क्यों नहीं करने चाहिए, सोचने की बात है। बेलर गुड्स देता है बेली को और बेली को गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, तो अगर आप गुड्स मिक्स कर देते हो तो आपको रिटर्न करते टाइम पे तकलीफ हो सकती है और यहाँ पे बेलर का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ते हैं, ठीक है। एंड पैकेज्ड इट फॉर सेल व्हेन श्रीजित वाज अवे, मतलब उसके एम्प्लॉय ने ये सब कांड कर दिया है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय गुड्स को मिक्स कर देता है और यहाँ पे श्रीजित को पता ही नहीं है, बेली को ये पता ही नहीं है। This came to light only when Amar came asking for sugar he had bailed with Srijit। जब ये बेलर अपने गुड्स मांगने आता है तब ये सब समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है सुनो, as the price of the specific quality of sugar had tripled, यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे, what is the remedy available to Amar, अमर के पास अब क्या रेमेडी है, अमर क्या कर सकता है, बेलर क्या कर सकता है। आंसर इज वेरी सिंपल, अमर स्यू करेगा और अपना पैसा बिल्कुल वसूल करेगा, ठीक है। वो बोलेगा 50 kgs ऑफ शुगर अगर आपने मिक्स कर दिया है और ये गुड्स अब मेरे को वापस नहीं मिल सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, तो जो भी इसका भाव चल रहा है वो भाव पे आपको मेरे को पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अमर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम श्रीजित इक्वल टू दी मार्केट प्राइस ऑफ शुगर। ये पॉइंट कहां हुआ है अपना, ड्यूटीज ऑफ बेली नॉट टू मिक्स द गुड्स, ठीक है, नॉट टू मिक्स द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, ये पॉइंट मैंने बताया था बच्चों, सेम उसी को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो हम लोग चार्ट बनाते हैं, हम लोग हर चीज सीखते हैं, ठीक है, और वही चीज अपने को इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखो कितने आसान पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ट्विस्ट कर दिया कुछ। जिसने प्रोविजन सीखे, जिसने चार्ट सीखे, जिसने अपने क्लास में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ उसके दिमाग में, उसको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगने लगेंगे, सही है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को, सेक्शन नंबर लर्न कर सको तो बहुत अच्छी बात है, चार्ट्स रेगुलर रिवाइज करो, रेगुलर बेसिस पे जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसको पढ़ो, तो आपको आंसर्स बहुत इजीली करने आएंगे, करेक्ट, ठीक है। आते देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछा। देखो काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में उन्होंने पूछ लिए। ओके, यस, प्लेज पे देखते हैं कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या। यस, एक क्वेश्चन 2 बार पूछ ले बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, और ये क्वेश्चन का समरी मैं आप लोगों को लिखा के दूंगा थोड़ा, ताकि आप लोगों को ये चीज थोड़ी जल्दी समझ में आए। यस, क्या लिखा है, रवि सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वर्थ ₹60,000 बाय रेलवे एंड गॉट रेलवे रिसीट, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका समरी लिखा रहा हूं, ठीक है। समरी आप लोगों को लिखने का टाइम दूंगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, यस, रवि नाम का एक पर्सन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है,
रवि सेंट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वर्थ ₹60,000 बाय रेलवे एंड गॉट रेलवे रिसीट। ठीक है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग है, सुनो, रवि और रेलवे। ठीक है, रवि क्या करता है, रवि अपना सामान रेलवे से कहीं भेज रहा है, कंसाइन कर रहा है। ओके, और ये क्या करता है, रवि और रेलवे के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, कि रवि ने अपने गुड्स दिए हैं रेलवे को, कंसाइंस गुड्स वर्थ ₹60,000। ठीक है, और रेलवे से इसने ले लिया है रेलवे रिसीट, रेलवे रिसीट। ओके, अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को ये रेलवे रिसीट का कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत मेमोरी स्ट्रांग है तो रेलवे रिसीट नाम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सीए फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है, सीए फाउंडेशन लेवल में ये टर्म आता है रेलवे रिसीट। ओके, एग्जैक्टली रेलवे रिसीट का मीनिंग क्या होगा, बहुत सिंपल है, जिसको नहीं याद आ रहा है या फिर जिसको पता ही नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो। ये देखो, रवि ने रेलवे को गुड्स भेजे, रेलवे से गुड्स भेजे। ऐसा हो सकता है ना कि मैं मेरा सामान रेलवे डिपार्टमेंट को दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये एक जगह से आपको दूसरी जगह भिजवाना है। ठीक है, अभी क्या होता है, रेलवे का तो काम ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट करेंगे सामान को। रवि ने खुद का 60,000 रुपए का सामान, 60,000 रुपीज का सामान रेलवे को दिया है। अभी कोई भी पर्सन जब इतना महंगा सामान कोई रेलवे को देता है तो रेलवे से बदले में ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ले लेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है, एविडेंस होता है इस चीज का कि रवि के गुड्स रेलवे के पास है और रेलवे ने प्रॉमिस किया है कि एक जगह से वो दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। सही है, तो रवि क्या करता है, कंसाइन करता है 60,000 रुपए का सामान, और ये कंसाइन करने पे रेलवे से ये रेलवे रिसीट ले लेता है। ठीक है बच्चों, रेलवे रिसीट जो है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब क्या सर, बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मतलब अगर रवि के पास रेलवे रिसीट है तो ये इस चीज का एविडेंस होगा कि रेलवे रिसीट में जो भी गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है उसका मालिक रवि है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल मींस ओनरशिप, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, जो टाइटल रिप्रेजेंट करता है। अगर रवि ने रेलवे से रेलवे रिसीट लिया है तो रेलवे रिसीट ये प्रूफ होगा, ये चीज का एविडेंस होगा कि रवि वो 60,000 के गुड्स का मालिक है। सही है, और बच्चों इतना ही नहीं, ये रेलवे रिसीट क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, इसको आसानी से हम लोग कहीं पे भी किसी को भी इसको दे के साइन करके ओनरशिप बना सकते हैं। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट तो सीखा ही होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग जैसे इजीली एंडोर्स कर सकते हैं, वैसे ही रेलवे रिसीट को भी आसानी से एंडोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड कैन ऑल्सो बी एंडोर्स्ड, कैन ऑल्सो बी एंडोर्स्ड। इसको हम लोग एंडोर्स कर सकते हैं, दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को और ओनर बन सकते हैं। रवि ने मान के चलो विवेक को गुड्स, विवेक को रेलवे रिसीट दे दिया तो विवेक उसका ओनर बन जाएगा। अगर रवि साइन करके किसी और इंसान को देता है तो वो पर्सन उसका ओनर बन सकता है। बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे किसी को भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, रेलवे रिसीट में इतना पावर होता है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट केस है, आगे की कहानी क्या हुई, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग तो समझ में आएगा। यस, क्या लिखा है यहाँ पे, ही ऑब्टेन्ड, रवि क्या करता है, रेलवे रिसीट लेता है, और उसके बाद रवि ही ऑब्टेन्ड एन एडवांस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम बैंक एंड एंडोर्स्ड एंड डिलीवर्ड द रेलवे रिसीट इन फेवर ऑफ बैंक बाय वे ऑफ सिक्योरिटी। ये क्या है मैं बता रहा हूं, ये देखो, रवि ने सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट से रेलवे रिसीट ले लिया, 60,000 रुपए के गुड्स थे। अब क्या हो रहा है, अब रवि जाता है बैंक के पास। ठीक है, और बैंक को यही रेलवे रिसीट गिरवी पे रख के देता है, सिक्योरिटी पे दे रहा है। ठीक है, बैंक को दे दिया रेलवे रिसीट। ओके, और यहां पे बैंक ने लोन दिया रवि को, लोन वर्थ ₹30,000, 30,000 रुपए का लोन ये बैंक से लेता है। सही है, यहां लिखा है। यस,
हाँ ये 30,000 रुपीज का लोन उसने बैंक से ले लिया. रेलवे फेल टू डिलीवर द गुड्स एट डेस्टिनेशन. द बैंक फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट रेलवे फॉर रुपीज 60,000. बच्चों ये देखो यहाँ क्या हो रहा है. रेलवे क्या कर रही है, रेलवे ने बराबर से गुड्स को डिलीवर नहीं किया. अगर रेलवे गुड्स को डिलीवर नहीं करती है तो यहाँ पे बैंक का नुकसान हो सकता है. सिंपली मेरे को ये बोलो, रवि और बैंक के बीच में क्या रिलेशन होगा. ठीक है बच्चों, थोड़ा सोचना पड़ेगा तो आंसर आएगा. ये देखो, रवि और बैंक के बीच में क्या रिलेशन होगा. रवि ने अपने गुड्स का पोजेशन दिया बैंक को और बदले में ले लिया लोन. रवि ने बैंक को गुड्स कहाँ दिए सर, गुड्स तो रेलवे के पास है. देखो रवि ने बैंक को दिया है रेलवे रिसीट. रेलवे रिसीट डॉक्यूमेंट है जो गुड्स को रिप्रेजेंट करता है. आप लोगों को और याद दिलाता हूं, अगर ये रेलवे रिसीट बैंक को दे रहा है मतलब ये सिंबॉलिक डिलीवरी है. सिंबल है ये, डॉक्यूमेंट इज अ सिंबल विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल गुड्स. सिंबॉलिक डिलीवरी. ठीक है, इतना ही नहीं, रवि बन जाएगा बेलर, बैंक को हम लोग बोलेंगे बेली, पॉनर पॉनी भी बोल सकते हैं. ठीक है, प्लेज का केस है इसलिए मैं ये टर्म्स यूज कर रहा हूं. करेक्ट. ओके अच्छा बच्चों, अभी यहां पे हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो, एक सेकेंड, वापस फिर से गलती हो गई यहां पे, बेली लिखना पड़ेगा, बेली या पॉनी. बेली या पॉनी जो होता है ना, ठीक है, यहां पे इसका एक राइट होता है कि ये स्यू कर सकता है रॉन्ग डूअर को. मैंने ये पॉइंट बोला था, रॉन्ग डूअर मतलब जो भी पर्सन गलत काम कर रहा है जिसकी वजह से बेली या रवि यानी कि बेलर को तकलीफ हो रही है, तो उसको ये दोनों स्यू कर सकता है. ठीक है, रवि रेलवे डिपार्टमेंट को स्यू कर सकता है क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से वो गुड्स जो है उसका नुकसान हो रहा है. ठीक है, इवन बेली भी स्यू कर सकता है रेलवे को, थर्ड पार्टी को, रॉन्ग डूअर को, जिसके वजह से यहाँ पे बेली का यानी कि बैंक का नुकसान होगा. सही है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने सीखा है. तो अभी क्वेश्चन यही रेज हो रहा है कि ये कर सकते हैं क्या. ठीक है, वेदर बैंक वुड सक्सीड इन द सेड सूट. बैंक क्या कर रही है, बैंक केस फाइल कर रही है किसके अगेंस्ट, रेलवे के अगेंस्ट. ठीक है, रेलवे को हम लोग रॉन्ग डूअर बोलेंगे. ठीक है, रेलवे यहां पे बन गया रॉन्ग डूअर. रेलवे इज रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाला पर्सन. कल एक एग्जाम्पल लिखा के दिया था मैंने रॉन्ग डोर का. आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा उसी का एक अलग एग्जाम्पल हम लोग सीख रहे हैं. रेलवे की लापरवाही थी, रेलवे को हम लोग रॉन्ग डोर बोलेंगे. बच्चों रॉन्ग डोर को दोनों बेलर बेली, पॉनर पॉनी दोनों भी स्यू कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी एक नहीं दो बार. ठीक है, यहाँ वही लिखा है, पढ़ते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रवि एंड बैंक इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. रवि और बैंक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है. ये एक्स इसलिए लिखा है बिकॉज दूसरी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और करके लिखा है, मतलब दोनों भी क्वेश्चन सेम ही है. ओके सही है. तो यहाँ लिखा है कि अगर कोई अपना डीड देता है बैंक को सिक्योरिटी पे तो उसको हम लोग प्लेज बोलेंगे. सही बात है. आगे क्या लिखा है, राइट्स ऑफ पॉनी, मतलब यहाँ पे राइट्स ऑफ बैंक. Okay, if a third person wrongfully deprives the pawnee of the goods or does any injury to the goods, the pawnee is entitled to all remedies as the owner might have exercised as if the goods were not pledged. जो राइट एक ओनर को होता है वही राइट पॉनी को हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बेली को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन की गलती की वजह से उसको चीज को यूज करने नहीं मिल रहा है, चीज का नुकसान हो गया. मैंने ये बोला है बच्चों, डिप्राइव मतलब यूज करने नहीं देना. जैसे कि यहाँ पे थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन को अंडरलाइन करके मैं लिख रहा हूं रेलवे डिप्राइव्स द पॉनी, पॉनी मतलब बैंक, ऑफ द गुड्स और डज एनी इंजरी टू द गुड्स, द पॉनी मतलब अगेन बैंक इज एंटाइटल्ड टू ऑल द रेमेडीज एज द ओनर. मतलब जो रवि के पास रेमेडीज थे, जैसे कि रवि खुद भी स्यू कर सकता है, उसके तो वो खुद ओनर है गुड्स का, वो तो डेफिनेटली स्यू करेगा रेलवे को. क्यों, क्योंकि वो खुद ओनर है और रेलवे की गलती की वजह से उसका नुकसान हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो राइट एक ओनर को होगा वही राइट यहाँ पे बैंक को भी होगा. रवि और बैंक दोनों भी स्यू कर सकते हैं रेलवे को. रेलवे यहाँ होगी रॉन्ग डोअर. सही है, तो यहाँ वही लिखा है. ठीक है, बैंक जो है वो बिल्कुल केस फाइल कर सकती है 60,000 रुपए का. 60,000 रुपए में से बैंक का राइट जो है पैसों पे वो सिर्फ 30,000 का होगा, क्योंकि लोन जो लिया गया था वो सिर्फ 30,000 का ही था. तो आप लोग ये पढ़ सकते हो. ठीक है, बैंक वुड सक्सीड इन सूट फाइल्ड अगेंस्ट रेलवेज फॉर होल सम ऑफ 60,000. बैंक शैल पे ओवर रवि रुपीज 30,000. रवि को 30,000 देना पड़ेगा. बच्चों ये केस अगर लर्न होता है तो बहुत अच्छी बात है.
ठीक है, ये केस लॉ में सेम चीज कंक्लूड हुई थी। ठीक है, केस लॉ लर्न नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमको फॉर्मेट वही मेंटेन करना है जो मैंने आप लोगों को बताया। करेक्ट। क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने ये समरी जो लिखा है वो आप लोग भी नोटबुक में नोट कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को मैं पहले इंपॉर्टेंट यहां लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ये चीज आप नोट कीजिएगा। ओके, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया है, देखते हैं हम लोग और कोई क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आया है क्या। यस, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन और नहीं पूछा है। ठीक है, एंड यू कैन रीड दिस पॉइंट, बेलमेंट एंड प्लेज में क्या डिफरेंस है। दिस इज अ वेरी इजी पॉइंट। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज बिल्कुल पढ़ सकते हो, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सही है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, प्लेज और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही सिर्फ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ना है ये चीज। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट था ऊपर, ग्रेटिटस एंड नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो खैर मैंने आप लोगों को बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन में। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने लिख के कवर किया है। पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन मैंने बोला है ऑलरेडी। सही है, इसको अपन ने डिटेल में किया है ऑलरेडी। ये चीज आप लोग एक बार रीड कर लो, बहुत ईजी है, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। सारे के सारे पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं, कहीं ना कहीं हो गए हैं कवर। ठीक है, बट इसका इंपॉर्टेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन जितने भी एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा अच्छे से उसको ढंग से अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो एग्जाम में पॉइंट्स अपने को याद रहेंगे। सही है, ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सीख लिए हैं। पहला पॉइंट था बेलमेंट, उसके बाद उसी का एक अलग रिफ्लेक्शन प्लेज। सही है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अपन ने कर लिए। अब हम लोग आते हैं और अब नया एक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एजेंसी। ठीक है, यस, ओके। काफी सारे पॉइंट्स अगेन हम लोग लिख के करेंगे क्योंकि लिखने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आप लोग रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस थर्ड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बच्चों हम लोगों को थोड़ा बहुत तो ये बेसिक पता होगा कि एजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, सी एजेंट हम लोग वो पर्सन को बोलते हैं
जो कोई और पर्सन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी और के अंडर काम कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है, और वो पर्सन जिसको ये रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलेंगे लॉ में प्रिंसिपल, ठीक है। तो दो टर्म्स है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक है प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट। जैसे बेलर बेली बेलमेंट में था, पॉनर पॉनी प्लेज में था, वैसे ही प्रिंसिपल एंड एजेंट ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है ये मैं एकदम शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समरी लिखा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन नोट दिस, ठीक है। ओके, तो बच्चों प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये सबसे मेन पर्सन है और इसके अंडर जो काम कर रहा है वो है एजेंट, ठीक है। हम लोग बहुत बार, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि किराना दुकान पे जो उस किराना दुकान का मालिक है वो उसको नहीं संभाल रहा है, ठीक है। वो किराना दुकान पे नौकर बैठा है और नौकर जो है वही कस्टमर को चीजें सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट इधर क्रिएट हो रहा है। कैसे, ये देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो उस दुकान का मालिक होगा और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, और एजेंट और कस्टमर का यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सही है। तो कस्टमर किसके साथ टच में रहेगा, एजेंट के साथ, ओके। यहाँ क्या क्या लिखा है मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं, सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। ये देखो यहां पे ये एजेंसी का एकदम बेसिक फंडा ये बोलते हैं हमको कि प्रिंसिपल जो है ही शैल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, प्रिंसिपल शैल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। सिंपल यहां पे सेंटेंस लिखा है, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं, सुनो। देखो बच्चों प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, एजेंट तो उसका नौकर है, ठीक है। तो अगर एजेंट कुछ भी गलत काम करता है तो एजेंट खुद लायबल नहीं होगा, उसका प्रिंसिपल लायबल होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल केस, सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, सुनो। मान के चलो सपोज मैं एक गाड़ी का ओनर हूं, ठीक है, और मैं मेरे ड्राइवर को वो गाड़ी देता हूं चलाने के लिए, ठीक है। मैं गाड़ी का ओनर हूं और मैं मेरे ड्राइवर को वो गाड़ी दे रहा हूं चलाने के लिए, मैं हो गया प्रिंसिपल और मेरा ड्राइवर हो गया एजेंट, ठीक है। अगर गाड़ी का कुछ भी नुकसान होता है एक्सीडेंट की वजह से, मान लो, ठीक है, गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया, तो ये नुकसान मेरा होगा या ड्राइवर का होगा, ये थोड़ा सोच लीजिए आप। देखो गाड़ी मेरी है, मैं उसका ओनर हूं, आई एम द प्रिंसिपल, ड्राइवर सिर्फ एजेंट है। अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर का एज सच कुछ नुकसान होगा ही नहीं, सही है, क्योंकि गाड़ी का मालिक है ही नहीं वो। तो इसलिए यहां पे प्रिंसिपल जो है उसको सारा नुकसान सहन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मैं अगर गाड़ी का मालिक हूं तो ये लॉस मेरा है, सही है। वैसे ही यहां लिखा है प्रिंसिपल हमेशा लायबल होगा एजेंट की हरकतों के लिए। एजेंट ने कस्टमर को गलत सामान बेच दिया, सामान में कुछ फॉल्ट निकला, तो कस्टमर एजेंट को स्यू नहीं करेगा, वो प्रिंसिपल को स्यू करेगा, सही है, क्योंकि एजेंट तो नौकर है, बराबर है। वही लिखा है यहाँ पे, शैल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल पे लॉ ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहा है, ठीक है, यहाँ लिखा है। और क्या लिखा है, ये प्रिंसिपल वही काम के लिए लायबल रहेगा जो लॉफुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजेंट कुछ भी इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए प्रिंसिपल को लायबल कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एजेंट अगर लॉफुल काम करता है, जो काम करने का उसको परमिशन दिया है प्रिंसिपल ने, ऐसा कुछ काम करता है, और अगर कुछ नुकसान होता है तो ये नुकसान प्रिंसिपल ही सहन करेगा, प्रिंसिपल ही बेयर करेगा। सिर्फ लॉफुल एक्टिविटीज के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। कल को एजेंट कुछ भी उल्टे पुल्टे काम करेगा, इलीगल एक्टिविटीज करेगा, उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल को जिम्मेदार नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिंसिपल सिर्फ लॉफुल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड एक तो लॉफुल होना चाहिए वो एक्ट, और क्या होना चाहिए, विद इन एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। एजेंट्स अथॉरिटी को यहां पे बोला गया है बच्चों ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब रूटीन एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर एजेंट वो काम कर रहा है जो वो रूटीन बेसिस पे करता है, और उस काम में अगर मान के चलो कुछ भी गलत हो गया है, सपोज मान के चलो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नौकर ने सामान बेच दिया कस्टमर को और वो सामान में कुछ खराबी निकली, तो यहाँ पे कस्टमर नौकर को स्यू नहीं करेगा, वो स्यू कर सकता है प्रिंसिपल को, सही है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो काम करने का परमिशन एजेंट को था, एजेंट वो काम करता है, उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, सही है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
एजेंट कुछ भी कर रहा है, सपोज मान के चलो, सपोज से कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस है, ठीक है, मान के चलो प्रिंसिपल का कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस है। कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स का क्या काम होगा? बाइंग ऑफ कॉटन एंड सेलिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। तो एजेंट क्या क्या कर सकता है? एजेंट कॉटन खरीद सकता है, कॉटन बेच सकता है, तो ये रेगुलर काम है, इसके लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा। मान के चलो एजेंट ने सामान खरीदा कॉटन का, तो ये बिल कौन पे करेगा? प्रिंसिपल। रीजन क्या है? प्रिंसिपल हमेशा एजेंट की हरकतों के लिए लायबल रहता है, ठीक है। बट बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि एजेंट ने एक बिल्डिंग खरीद ली है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एजेंट ने बिल्डिंग परचेज की है, ओके, ये देखो बाइंग एंड सेलिंग ये क्या होगा? ये ऑर्डिनरी कोर्स है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन एक्टिविटी है, ठीक है। बिल्डिंग परचेस करना ये नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स है, ये कोई रेगुलर काम नहीं है। इसलिए अगर ऐसा कुछ काम अगर एजेंट करता है तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल नहीं रहेगा, वही पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सही, चाहे तो ये एग्जांपल नोट कर सकते हो, अभी मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं, सब कुछ होने के बाद ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल लॉफुल काम के लिए लायबल रहेगा और वो काम एजेंट ने उसके अथॉरिटी के अंडर ही किया है, ठीक है। यहां एक चीज और लिखिए, प्रिंसिपल मस्ट बी अ मेजर। मेजर मतलब वो पर्सन जिसका 18 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। माइनर प्रिंसिपल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रिंसिपल पे लॉ जिम्मेदारी डाल रहा है, लाइबिलिटी प्रिंसिपल पे क्रिएट कर रहा है, तो प्रिंसिपल पे हर चीज की जिम्मेदारी आती है। तो प्रिंसिपल एक ढंग का पर्सन होना चाहिए जिसका कैपेसिटी है, ठीक है, इसलिए मेजर होना जरूरी है, माइनर प्रिंसिपल कभी नहीं बन सकता है। और क्या लिखा है? एंड ऑफ साउंड माइंड, एंड ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब उसका दिमाग सही होना चाहिए, सही ठिकाने पे होना चाहिए, उसका कैपेसिटी होना चाहिए। बेसिकली ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ठीक है, प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका कैपेसिटी होना चाहिए। कॉम्पिटेंस बिल्कुल मैटर करता है क्योंकि लाइबिलिटी उसका है ना एट द एंड, इसलिए। बच्चों एजेंट के नीचे क्या लिखा है? एनीवन कैन बी एन एजेंट, कोई भी एजेंट बन सकता है। इवन माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर भी एजेंट बन सकता है, जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर भी एजेंट बन सकता है। माइनर मतलब जिसका 18 से कम एज है वो माइनर बन सकता है। हम लोग कितने बार देखते हैं कि बहुत सारे चाय की दुकान पे जो चाय देने के लिए आता है वो छोटू जो है वो माइनर ही होता है, ठीक है। उसने चाय का कप तोड़ दिया तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसका होगा? उसके मालिक का, ठीक है। बच्चों मतलब एजेंट माइनर बन सकता है क्या? माइनर एजेंट बन सकता है क्या? आंसर इज यस, ठीक है, बिल्कुल माइनर को भी हम लोग एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट हमको यहाँ पे दूसरे एक्ट्स भी दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे कि अभी मैंने वो बोला है कि चाय की दुकान पे जो छोटू चाय बेचता है, जो चाय देता है, ठीक है, वो माइनर है, तो उसको एज भी मैटर करता है। अगर वो चाइल्ड लेबर एक्ट में कवर होता है, ठीक है, देन इन दैट केस उसका एज, लीगल एज भी देखना पड़ेगा कितना है, ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 ईयर्स के ऊपर अगर कोई पर्सन होता है तो ही वो काम कर सकता है, 14 ईयर्स के ऊपर और 18 ईयर्स के अंडर माइनर बिल्कुल एजेंट बन सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है, सही बात है, ठीक है। तो बच्चों एजेंट कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता है, एजेंट माइनर हो सकता है, क्योंकि इस पे तो जिम्मेदारी आ नहीं रही है। कल को एजेंट कुछ भी गलत काम करेगा तो लाइबिलिटी आएगा प्रिंसिपल पे, इसलिए एजेंट माइनर रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंट करेगा ये प्रिंसिपल को, यही पॉइंट मैं बता रहा था। अच्छा बच्चों एक और पॉइंट है, नो कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक तो एजेंसी क्रिएट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। बच्चों ये लॉजिक समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल और एजेंट ये दोनों में अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होना है तो ये बोल रहा है कि कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोगों ने जब फाउंडेशन लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखा था तो हमने ऐसा पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी एट लॉ। 10 कंडीशंस कुछ होते हैं, 7 में सेटिस्फाई होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट बराबर होगा। कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है कंसिडरेशन जरूरी होता है। बट यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि बच्चों एजेंट कुछ भी करेगा तो उसका लायबिलिटी उस पर आ ही नहीं रहा है, तो एजेंट को कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल एजेंट को पैसे नहीं देगा तो भी चलेगा। प्रिंसिपल
एजेंट को पैसे नहीं देगा तो भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एजेंट को पैसे नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, कोई भी नौकर अगर हम लोग रखते हैं तो पैसे मांगेगा, बट लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है अगर हम लोग किसी को ऐसी अपने अंडर रख रहे हैं, एजेंट रख रहे हैं, तो पैसे नहीं दोगे तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। सही है? तो यहाँ लिखा है नो कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। डजंट रियली मीन कि लोग पैसा देंगे नहीं, पैसा देते हैं बट जरूरी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। फटाफट ये पॉइंट नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट्स पे आते हैं। ओके बच्चों, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, देखते क्या लिखा है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। मतलब मैं किसी को एजेंट अगर बनाना चाहता हूं तो क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम लोग किसी को अपना एजेंट बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंट। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक करके कैसे हम लोग किसी को अपना एजेंट बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट बहुत आसान तरीका, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करना, किसी को कोई चीज अगर आपको बोलनी है तो आप या तो उसको सीधा ओरली बोल सकते हो, नहीं तो लिख के बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्रेस वर्ड जब भी आएगा वी मस्ट कीप दिस इन माइंड। एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो रिटन, ठीक है, नहीं तो ओरल, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके हम लोग किसी को अपना एजेंट बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मैं किसी को अपना एजेंट बना रहा हूं और हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है ओरली। मैंने बोल दिया कल से काम पे आ जाओ और वो बन गया मेरा एजेंट। ये हो गया ओरल एग्रीमेंट। मैं उसको लिख के राइटिंग में भी अपना एजेंट बना सकता हूं। हमने प्रॉपर ऑफिशियल एक एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, जिसमें मैं बता रहा हूं कि मैं उसको अपना एजेंट बना रहा हूं, दोनों का सिग्नेचर है। तो ये हो गया रिटन एग्रीमेंट। दोनों भी पॉसिबल है, ओरल एज वेल एज रिटन। एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है। P अपॉइंटेड A एज हिज एजेंट ओरली। बोल दिया उसने P ने A को कि कल से काम पे आ जाओ, और A रेगुलरली काम कर रहा है उसके लिए, तो P और A में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली क्रिएट हो रहा है। बहुत आसानी से यहाँ पे P ने A को अपना एजेंट बना लिया। ठीक है, और क्या हो सकता है? P एंटर्ड इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू अपॉइंट A एज हिज एजेंट। ठीक है, P क्या बोल रहा है? P रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लिख के उसने A को एजेंट बना दिया। दोनों भी हो सकता है, बहुत आसान चीज है बच्चों। ठीक है, तो पहला तरीका किसी को एजेंट बनाने का क्या है? बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, फाउंडेशन लेवल में भी हम लोगों ने एक्सप्रेस ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, वही चल रहा है। ओके,
सारे पॉइंट्स एंड में नोट करना, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहां लिखा है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ओके, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? बहुत बहुत सिंपल है ये, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को एजेंट अपना बना रहा हूं और वो पर्सन वो काम के लिए एजेंट बन रहा है जो काम का परमिशन उसको नहीं था, बट इमरजेंसी में वो मेरा एजेंट बन गया। मैं जो भी बोल रहा हूं ना ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे क्रिएट हो रहा है। ओके चलो, अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं जो ये पॉइंट्स पे बेस्ड है, तो ध्यान दो सभी लोग, पूरा फोकस होना चाहिए अपना। चलो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखो ए एंड बी, ठीक है। ए और बी यहां पे इनका एजेंसी का एग्रीमेंट है, तो ए प्रिंसिपल है और बी उसका एजेंट है, ठीक है। क्या हुआ है देखो यहां पे, ए कंसाइन्स 100 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज टू बी एट मुंबई, ठीक है, एट मुंबई। ए कंसाइन्स 100 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज टू बी एट मुंबई टू बी सोल्ड लेटर एट दिल्ली। बहुत सिंपल सा यहां पे इन दोनों में कुछ डील हो रही है। प्रिंसिपल जो है ना वो अपने एजेंट को 100 बॉक्सेस देता है मैंगोज के, ठीक है, और एजेंट कहाँ है? एजेंट मुंबई में, और इसने अपने एजेंट को बोला जो मुंबई में है, मैं तेरे को 100 बॉक्सेस भेज रहा हूं, ठीक है, ये 100 बॉक्सेस बाद में दिल्ली में बेचना है। कहां बेचना है? दिल्ली में सेल करना है। ओके, यहां क्या लिखा है, बी इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम एट दिल्ली सेल्स देम एट मुंबई इटसेल्फ, ठीक है। बच्चों ये देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे बी को क्या इंस्ट्रक्शंस थे, बी को अपना प्रिंसिपल जो है वो बोलता है कि ये जो मैंगोज है वो कहां बेचना है, ये दिल्ली में बेचना है, ठीक है। मुंबई में अपना एजेंट है। जैसे ही ए कंसाइन करता है 100 बॉक्सेस, बी क्या करता है, बी इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम एट दिल्ली, दिल्ली बेचने के बजाय ये कहां बेच रहा है उसको, मुंबई के मुंबई में बेचता है, ठीक है। एज द मैंगोज वर डैमेज्ड, एज द मैंगोज वर डैमेज्ड। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये मैंगोज के बॉक्सेस जो है आपको बेचने हैं दिल्ली में, बट अपना एजेंट मुंबई में ही इसको सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ नोट क्या लिखा है, एजेंट कैन टेक सच डिसीजंस इफ कम्युनिकेशन विद द प्रिंसिपल वाज नॉट पॉसिबल। बच्चों नॉर्मली क्या होता है, सुनो, लॉ बोलता है कि एजेंट को वही काम करना चाहिए जो काम प्रिंसिपल ने बोला है, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस ये थे कि ये मैंगोज जो मैं आपको दे रहा हूं आपको ये दिल्ली में बेचना है। एजेंट ने ऐसा किया नहीं, एजेंट ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो चुका था, मैंगोज खराब हो चुके थे, उसको दिल्ली जाके और सेल करेंगे तो और नुकसान हो सकता था प्रिंसिपल का, इसलिए उसने दिमाग खुद का ही लगाया और उसने क्या किया, उसने मुंबई में वो मैंगोज को बेच दिए। बच्चों सिंपल चीज मैं बता रहा हूं, अगर एजेंट कुछ ऐसा काम करता है जो काम उसको प्रिंसिपल ने बोला ही नहीं है, तो यहाँ पे उसको सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसको अपने प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। सिंपली यहाँ पे एजेंट को एक फोन करना चाहिए था प्रिंसिपल को और समझाना चाहिए था सिचुएशन को, उसको बोलना चाहिए था सर ये मैंगोज जो है ये खराब हो गए ऑलरेडी, और अगर मैं दिल्ली बेचूंगा तो और खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं मुंबई में ही इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोज करो यहाँ पे मान के चलो एजेंट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल जो है वो उसका कॉन्टैक्ट रीच नहीं होता है और इन दोनों की बातचीत हो ही नहीं पाती है, इसलिए एजेंट ने इमरजेंसी में खुद से ये डिसीजन ले लिया, और डिसीजन ये लिया कि ये चीज को इसको मुंबई में सेल करना चाहिए, अदरवाइज खराब हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो इसने गुड फेथ में मतलब इसने भलाई सोची अपने प्रिंसिपल की और ये सोच के उसने मुंबई में इसको सेल कर दिया, इसीलिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड रहेगा। एजेंट ने यहाँ पे इमरजेंसी डिसीजन लिया, और ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट के लिए भी एजेंसी इनका वैलिड है, और ये पॉइंट के लिए जो एजेंसी क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय नेसेसिटी, मतलब इमरजेंसी में एजेंसी यहां पे इस पॉइंट के लिए क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से यहां 2 पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं, एजेंट मस्ट कम्युनिकेट फर्स्ट, ठीक है। इफ नॉट पॉसिबल he must
डू इट इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। पहले इसको पूछ लेना चाहिए अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, कि मैं ऐसा करूं क्या। अगर प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो एजेंट यहाँ पे इमरजेंसी का डिसीजन ले सकता है, बट उसका इरादा सही होना चाहिए, गुड फेथ में करना चाहिए। प्रिंसिपल का फायदा हो ये सोच के अगर एजेंट करता है, गुड फेथ में करता है, तो ये बिल्कुल इमरजेंसी वाला एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये पॉइंट्स आप दोनों भी नोट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट ये 2 पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अभी तक 2 ही मोड्स अपने हुए हैं, ठीक है। यू कैन नोट दिस। ओके चलो बच्चों, 2 पॉइंट्स अभी तक अपने सीखे हैं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, काफी पॉपुलर वाला पॉइंट है और ये बहुत लोगों को बात हजम नहीं होती जल्दी से, ठीक है। यस, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है बच्चों। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये वर्ड का मीनिंग होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है। कभी कभी हम लोग किसी को अपना एजेंट बनाते ही नहीं खुद से, बट लॉ मान के चलता है कि वो अपना एजेंट है। ऑटोमेटिकली 2 लोगों में एजेंसी क्रिएट हो रहा है। ऑटोमेटिकली मतलब बेसिकली ये लॉ ने क्रिएट किया है, इसलिए हमको खुद से ये एजेंसी क्रिएट करने की जरूरत होगी नहीं। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं कोई पर्सन को जब एजेंट बनाऊंगा तभी वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। बट ये कैटेगरी में लिखा गया है कि आप जिसको भी यहाँ एजेंट बना रहे हो, ये आप नहीं बना रहे हो, बेसिकली ये लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जैक्टली किसके बीच में हो सकता है? हस्बैंड एंड वाइफ। वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ में एजेंसी लॉ क्रिएट कर रहा है और लॉ मान के चलता है कि हस्बैंड इज डीम्ड प्रिंसिपल एंड वाइफ इज डीम्ड एजेंट, ठीक है। बच्चों ये देखो, लॉ मान के चल रहा है कि वाइफ जो है वो एजेंट है हस्बैंड की, ठीक है। ये और इंटरेस्टिंग कब होगा पता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स जब क्रिएट होते हैं तो ऑलवेज इट इज द प्रिंसिपल हु इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट,
ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल लायबल होता है एजेंट के एक्ट्स के लिए, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका मीनिंग यहाँ अगर हम लोग फिट करेंगे तो क्या होगा आप लोग खुद सोचिए, ठीक है, बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे। जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, मतलब इसका यहाँ इंटरप्रिटेशन होगा कि हस्बैंड इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ वाइफ। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं वो बता रहा हूँ, पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वाइफ अगर मान के चलो शॉपकीपर के पास जाती है, ठीक है, शॉपकीपर के पास जा रही है, ठीक है, वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने मान के चलो सपोज कुछ सामान खरीद लिया, से सारी परचेज किए, सारी वर्थ रुपीज 10,000, ज्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ 10,000 रुपए की सारी यहाँ पे वाइफ परचेज कर रही है शॉपकीपर से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर वाइफ बोल रही है शॉपकीपर को कि पेमेंट ये नहीं करने वाली, इसका हस्बैंड करने वाला है, देन इन दैट केस क्या सच में शॉपकीपर हस्बैंड को स्यू कर सकता है? ठीक है, यहाँ पे सारी इसने जो परचेज की ना, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड, ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड। ठीक है, इसने बोल दिया, सीधा बोल रही है वाइफ शॉपकीपर को बोल रही है कि हस्बैंड जो है वो पैसा पे करने वाला है, देन इन दैट केस क्या सच में शॉपकीपर हस्बैंड से पैसा वसूल कर सकता है? इसका आंसर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यस है। ठीक है, उसका रीजन मैंने अभी बताया है। लो मान के चलता है कि वाइफ अगर कुछ भी हरकत कर रही है तो वो एजेंट है, उसका प्रिंसिपल उसके हस्बैंड को माना जा रहा है, और प्रिंसिपल लायबल होगा एजेंट के सारे काम के लिए, इसलिए ऐसे केसेस में हस्बैंड को पैसा देना पड़ेगा। सही है, बेसिकली हस्बैंड जो है यहाँ पे उसको 10,000 रुपीज देना पड़ेगा शॉपकीपर को, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग लीगल टर्म्स में बात करें तो ये वाइफ को हम लोग बोलेंगे एजेंट और हस्बैंड को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। इन दोनों में एजेंसी क्रिएट किसने की है? आंसर इज लॉ ने क्रिएट की है या ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, बट बच्चों ये भी चीज बोलना बहुत जरूरी है, वाइफ हर एक चीज करेगी उसके लिए हस्बैंड क्या लायबल होगा? आंसर इज नो, सिर्फ जो जरूरी काम है, जो नेसेसिटीज है, उसके लिए यहाँ पे ये लायबिलिटी क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, ओनली फॉर नेसेसिटीज, ओनली फॉर नेसेसिटीज, मतलब जो जरूरी सामान है उसके लिए यहाँ पे वाइफ लायबल कर सकती है हस्बैंड को। ठीक है, मान के चलो सपोज कि डायमंड रिंग परचेज कर रही है, ठीक है, शॉपकीपर के पास गई वाइफ और डायमंड रिंग परचेज करके उसने ला लिया घर पे, ऐसे केसेस में हस्बैंड को लायबल नहीं कर सकती है, प्रूव करना पड़ेगा कि सच में वो चीज उसके लिए जरूरी थी। ठीक है, और क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। इस केस में अगर हम लोग ये मान के चलते कि सारी नेसेसिटी में आती है तो देन इन दैट केस वाइफ जो है वो बिल्कुल यहाँ पे हस्बैंड को लायबल करवा सकती है, बिकॉज शी इज डीम्ड एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे हस्बैंड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने को इसलिए प्रोविजंस पता होना बहुत जरूरी है। सही है, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, बट एक और पॉइंट मैं बताता हूं उसके बाद आप लोग नोट करना, ठीक है? ओके बच्चों, नेक्स्ट एजेंसी जो है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि इस चीज को मैं डिटेल में बाद में और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। रैटिफिकेशन, ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा? रैटिफाई करना मतलब रेक्टिफाई करना, टू रेक्टिफाई और करेक्ट। कोई चीज को अगर हम लोग सही कर रहे हैं, जो गलत चीज थी जिसको हम लोग सही बना रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं रैटिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन या फिर करेक्ट करना। एजेंसी में रैटिफिकेशन क्या कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पहले हम लोग आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद ये चीज को और आगे डिटेल में पढ़ना भी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पहले लिख दिया, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके चलो देखते हैं बच्चों यहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सी, जनवरी 2018 से लेके मार्च 2018 तक क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम के दौरान जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में क्या हो रहा है देखते हैं। ए स्टेट्स एवरीवन दैट ही इज द एजेंट ऑफ अ रेप्यूटेड बिजनेसमैन पी एंड क्रिएट्स लायबिलिटी वर्थ ₹1 करोड़। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये चीज समझने की कोशिश करना। 3 महीने जनवरी 18 से लेके मार्च 18 तक ए नाम का एक पर्सन है, वो मार्केट में हर किसी को ये बोलते फिर रहा है कि वो एजेंट है पी का।
पी कौन है? पी एक बहुत ही फेमस रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, ठीक है बच्चों। एक चीज प्लीज नोट करो, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन का बेसिक रूल मैं बता देता हूं। एजेंसी रैटिफिकेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन का एजेंट नहीं होता है, बट वो झूठ बोल रहा है कि वो एजेंट है, ठीक है। एजेंट एक्चुअली नहीं है, बट इसने गलत चीज मार्केट में ये फैलाई है कि वो एजेंट है किसी और का, ठीक है। अपने इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ए क्या करता है, ए हर किसी को ये बोलते फिर रहा है कि ये एजेंट है और इसका प्रिंसिपल कोई रेप्यूटेड बिजनेसमैन है जिसका नाम है पी, ठीक है। और ये ए क्या करता है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है वर्थ ₹1 करोड़, मतलब ए मार्केट से सामान परचेस कर रहा है और बोल रहा है कि मैं एजेंट हूं पी का। पी कौन है? बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है। तो यहां पे ए को हम लोग नाम देंगे प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंडेड एजेंट मतलब प्रिटेंड करना कि आप किसी के एजेंट हो। प्रिटेंड करना मतलब ढोंग करना, ठीक है। ए एक्चुअली एजेंट है क्या? आंसर इज नो। क्या ए ये नाटक कर रहा है कि वो किसी का एजेंट है? आंसर इज यस। इसलिए ऐसे पर्सन को सीधा एजेंट मत बोलो, ऐसे पर्सन को बोलो प्रिटेंडेड एजेंट। आप एजेंट नहीं हो, बट आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप ये चीज का नाटक कर रहे हो कि आप किसी के एजेंट हो, ठीक है। ए इज प्रिटेंडेड एजेंट। पी कौन है? पी इज अलेजेड प्रिंसिपल। पी इज अलेजेड प्रिंसिपल। अलेजेड मतलब पी प्रिंसिपल नहीं है, पी वो पर्सन है जिसपे इल्जाम लगाया गया कि वो प्रिंसिपल है। ए 3 महीने तक लगातार मार्केट में ये न्यूज फैला रहा है कि वो एजेंट है और पी उसका प्रिंसिपल है, तो पी को डायरेक्टली प्रिंसिपल बोलना नहीं है। फिलहाल के लिए पी जो है वो ऐसा पर्सन है जिसपे इल्जाम लगाया कि वो प्रिंसिपल बना है, ठीक है। तो पी को हम लोग बोलेंगे एलिजिड प्रिंसिपल। एलिजिड मतलब जिसपे एलिगेशन है, जिसपे इल्जाम लगाया कि वो प्रिंसिपल है। ए प्रिटेंडेड एजेंट और पी यहां पे बनेगा एलिजिड प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। यहां पे अब क्या होगा, देखो गलती क्लियरली एक ही है, जब वो एजेंट है ही नहीं पी का, तो उसको ये चीज मार्केट में बोलनी नहीं चाहिए थी कि वो एजेंट है पी का, बट उसने ये गलत चीज फैला दी है और ये 3 महीने तक पूरा ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। 3 महीने के दौरान इसने 1 करोड़ का लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया है पी पे, ओके। अब यहां क्या होता है, 1 अप्रैल को पी सामने आता है। पी कौन है? अलेजेड प्रिंसिपल। इसको समझ में आ गया है कि ए नाम का पर्सन मार्केट में ये रूमर फैला रहा है कि वो एजेंट है पी का, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, 1 अप्रैल को, मतलब ये सब होने के बाद में पी कम्स टू नो अबाउट दिस एंड रैटिफाइज एज एक्ट, ठीक है। पी को जैसे समझ में आ गया कि ए ने ऐसा कुछ गलत मार्केट में न्यूज फैलाया है, पी खुद से सामने आता है 1 अप्रैल को और खुद से सामने आके रैटिफाई कर रहा है। रैटिफाई कर रहा है मतलब जो गलत काम ए ने किया है उसकी गलती को एक्सेप्ट करते हुए बोल रहा है कि ठीक है, सच में ये मेरा एजेंट है, मैं इसका प्रिंसिपल हूं। हालांकि ओरिजिनली वो उसका एजेंट नहीं था, बट पी बाद में सामने से क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मैं इसके हरकतों को रैटिफाई कर रहा हूं। रैटिफाई करना मतलब ठीक करना, ठीक है। मतलब जो गलत चीज फैलाई थी उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है खुद से। ऐसे केसेस में अब पी सच में हो जाएगा प्रिंसिपल और ए सच में बन जाएगा उसका एजेंट। ऐसे एजेंसी को हम लोग नाम देंगे एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, ठीक है। इसका रूल क्या है, शुरुआत में ओरिजिनली सच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, एजेंट झूठ बता रहा है, तो एजेंट को हम लोग बोलेंगे प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिंसिपल को हम लोग बोलेंगे यहां पे अलेजेड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में हमको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि पी का क्या यहाँ टेक है, पी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पी रैटिफाई कर रहा है। तो नोट क्या लिखा है, रैटिफिकेशन dates back to the original date of contract, retrospective effect। सिंपली स्पीकिंग पी का लाइबिलिटी जनवरी से लेके मार्च तक के ट्रांजैक्शंस के लिए भी होगा। पी विल बी लाइबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ये पूरे के पूरे पहले के काम के लिए लाइबल होगा। बेसिकली 1 करोड़ का लाइबिलिटी पी को बियर करना पड़ेगा क्योंकि उसने रैटिफाई किया है और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, पहले से ये लाइबल हो जाएगा। सो ये आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हो अभी।
ओके बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट जो तरीका है जिससे हम लोग किसी को अपना एजेंट बना सकते हैं, उसको हम लोगों ने यहां नाम दिया है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? इम्प्लाइड एग्रीमेंट से हम लोग किसी को अपना एजेंट कैसे बना सकते हैं? ओके बच्चों, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इम्प्लाइड मतलब यहां पे हम लोग किसी को अपना एजेंट बनाएंगे बट एक्सप्रेसली नहीं बना रहे हैं। एक्सप्रेसली में कैसे होता है? अब भी हम लोगों ने सीखा है, हम लोग किसी को बोल के या लिख के अगर अपना एजेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट से किसी को अपना एजेंट बनाना। फिलहाल यहां लिखा है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में एक्शन से या बिहेवियर से कोई अपना एजेंट बनेगा। कोई बन रहा है अपना एजेंट बाय बिहेवियर या फिर कंडक्ट, उसके बर्ताव से या फिर एक्शन से। ठीक है, उसके एक्ट से, उसके बिहेवियर से, कंडक्ट से, बर्ताव से कोई पर्सन अपना एजेंट कैसे बन सकता है? एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, ध्यान दो सभी लोग। यस बच्चों, यहां क्या चल रहा है देखो, ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, यहां लिखा है कि ए कंसाइन्स गुड्स टू बी एंड इंस्ट्रक्ट्स नॉट टू सेल बिलो ₹1000। ठीक है, ए क्या करता है? ए बी को गुड्स भेज रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि 1000 रुपए के नीचे इसको बेचना नहीं है। ठीक है, 1000 रुपए के नीचे इसको बेचना नहीं है। अब यहां क्या लिखा है? सी बाइज गुड्स फ्रॉम बी एट ₹750 नॉट नोइंग अबाउट एज इंस्ट्रक्शंस। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, प्लीज ध्यान देना। ये देखो, ए ने बी को क्या बोला? ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को गुड्स भेज रहा हूं बट इसको 1000 रुपए के नीचे बिल्कुल बेचना नहीं है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली ए के थे बी को। ठीक है, तो बी को यहाँ पे सुनना चाहिए, 1000 रुपए के नीचे बेचना नहीं चाहिए। बट यहाँ क्या होता है? बी ये चीज बेचता है सी को 750 रुपीज में। बी किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 750। पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या बी ने यहां गलत किया है? जब उसके प्रिंसिपल ने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि 1000 रुपए के नीचे इसको बेचना नहीं है, बी को ये 1000 के नीचे बेचना ही नहीं चाहिए था, बट बी ने गलती की है, बी ने 750 रुपीज में इसको बेच दिया है। ठीक है, सी क्या करता है? सी बी से परचेस करता है 750 में, नॉट नोइंग अबाउट एज इंस्ट्रक्शंस। सी तो कस्टमर है, उसको पता ही नहीं कि ए ने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी थी बी को। ए और बी की जो बातचीत है कि 1000 के नीचे बेचना नहीं है, ये बातचीत सी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो सी ने गुड फेथ में परचेस कर लिया है। बच्चों क्योंकि सी ने ये गुड फेथ में परचेस कर लिया है तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन के लिए यहां पे ए और बी में एजेंसी माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि कस्टमर ने गुड फेथ में लिया है। ठीक है, यहां पे प्रिंसिपल नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं 750 नहीं 1000 रुपए में बेचना है, मतलब यहां पे मैं आपसे और 250 रुपए वसूल करूंगा। प्लीज नोट इसका मीनिंग क्या है। ए कैनॉट रिकवर ₹250 फ्रॉम सी। ए कैनॉट रिकवर ₹250 फ्रॉम सी। बच्चों ये देखो, यहां पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। एजेंट की गलती का नुकसान प्रिंसिपल को सहन करना पड़ेगा। एजेंट की इस एग्जाम्पल में गलती क्या हो गई है? 1000 के नीचे बेच दिया, तो यहाँ पे 250 रुपए का नुकसान हो गया है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को ये नुकसान सहन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड मतलब बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या ये लाइबिलिटी बियर करना पड़ेगा ए को, ये बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ए पे ये लाइबिलिटी आएगा। दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ। सही है, लॉ खुद बोलता है कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, इसलिए 250 रुपए ए सी से वसूल नहीं कर सकता है। बच्चों ये देखो, ये चीज को मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, मान के चलो हम लोग जितने भी फैकल्टीज है ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी के, सारे के सारे फैकल्टीज जो है हम लोग मान के चलो कि पार्टनर्स है। ठीक है, हम सब लोग मिलकर फीस डिसाइड करते हैं 20,000 रुपए कोई बैच का। कोई बैच हमने अनाउंस किया और हम लोग सब लोग डिसाइड करते हैं कि फीस कोई भी अगर इंक्वायरी करने के लिए आता है तो 20,000 बोलना है। अगर हम लोगों में से कोई फैकल्टी ने गलती से कोई पेरेंट्स को फीस बोल दी है 18,000 रुपए, तो बच्चों वो पेरेंट्स हमको सिर्फ 18,000 ही देगा क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन गलत हो गया है। बेसिकली यहाँ पे बोलने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि यहाँ पे भी बी की गलती हो गई है कि उसने 1000 के नीचे बेच दिया है। तो जो कस्टमर है वो एक्स्ट्रा पैसा देगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे बी ने जो उसको बेचा है 750 में वही सही प्राइस है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है जो बी ने गलत किया है, इसके लिए भी इनका बिल्कुल एजेंसी वैलिड रहेगा। एजेंसी वैलिड है मतलब सी जो है वो 750 ही देगा, इसलिए यहाँ पे
ए को इसका लॉस बियर करना पड़ेगा। ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब यहाँ पे बिहेवियर या कंडक्ट या एक्शन से हम लोग मानेंगे कि ये एक्टिविटी के लिए भी ए प्रिंसिपल है, ये एक्टिविटी के लिए भी ए प्रिंसिपल है और बी उसका एजेंट है। सही है? ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस, बट प्रैक्टिकली एग्जाम में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को आंसर लिखने आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी ए कैनॉट रिकवर 250 फ्रॉम सी, ये सी से रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग बात है कि ए बी से शायद रिकवर कर ले, क्योंकि बी की लापरवाही थी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैसे यहाँ पे और इंप्लाइड वे में एजेंसी क्रिएट हो सकता है। यहां लिखा है एग्जाम्पल, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय एस्टॉपल। ठीक है बच्चों, एस्टॉपल ये वर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप। एस्टॉपल मतलब टू स्टॉप। एग्जैक्टली कैसे क्रिएट होगा एजेंसी बाय एस्टॉपल, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सभी लोग ध्यान दो एग्जाम्पल पे। ठीक है बच्चों, अपने एग्जाम्पल में ए इज प्रिंसिपल और बी उसका एजेंट है। ठीक है, यहां कुछ लिखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एजेंट हैज हैबिट ऑफ बाइंग द गुड्स इन द नेम ऑफ ए एंड पेइंग द मनी फ्रॉम एज अकाउंट। एजेंट की आदत क्या है कि ये सामान खरीदता है ए के नाम पे। ठीक है, अपने प्रिंसिपल के नाम पे सामान खरीद रहे हैं। एंड पेइंग द मनी फ्रॉम एज अकाउंट, मतलब बी जो एजेंट है वो जब भी कुछ भी सामान खरीदता है तो वो ए के नाम पे सामान खरीदता है, क्योंकि ए उसका प्रिंसिपल है। और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो ए का ही अकाउंट यूज करता है, बैंक अकाउंट यूज करता है, और ए के अकाउंट से वो पेमेंट करता है सप्लायर्स को। ठीक है, यहां क्या लिखा है, नाउ बी हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड ए फॉर परचेजेस मेड बाय हिम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज को बार बार करते हैं ना तो उसका एक कस्टम क्रिएट होगा। कस्टम मतलब आदत क्रिएट होगी। ठीक है, और ये आदत क्रिएट होने की वजह से लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से, प्लीज देखो यहाँ पे, इसको बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एग्जाम्पल एकदम सिंपल लगता है बट नहीं है। ठीक है, ये देखो एक अलग एग्जाम्पल मैं दूंगा जिससे और क्लैरिटी आएगी। ओके, यस, सी ए एंड बी, A is principal, B is agent, B is agent। ठीक है बच्चों, मान के चलो एजेंट हमेशा गुड्स क्रेडिट पे परचेज करता है, ऑलवेज बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, फॉर ए। एजेंट जो है अपने एग्जाम्पल में हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा ये गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे। ठीक है, फॉर ए। ए मतलब कौन है, उसका प्रिंसिपल है, मतलब मार्केट में जाएगा, ये सामान खरीद लेगा, क्रेडिट ले लेगा, और यहाँ पे पेमेंट बाद में 2-3 महीने के बाद उसका प्रिंसिपल कर रहा है। ये बार बार हो रहा है। ठीक है, काफी टाइम से एजेंट मार्केट में जाता है, सामान खरीदता है और क्रेडिट पे ये पेमेंट करेगा, और पेमेंट कौन करेगा, बेसिकली इसका प्रिंसिपल पेमेंट करेगा। सही है? ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होगा बताएं, इससे अब यहां पे मान के चलो सपोज एक बार क्या होता है यहां पे, ये तो एकदम जनरल रूल मैंने बताया। ठीक है, बट दिस टाइम, इस बार क्या हो रहा है, दिस टाइम ए गिव्स कैश टू बी, ए गिव्स कैश टू बी फॉर बाइंग गुड्स, फॉर बाइंग गुड्स। सही है? ठीक है बच्चों, ये देखो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अभी तक ऐसा हो रहा था कि बी हमेशा जाता था, ऑलवेज क्या करता था, ये गुड्स मार्केट से खरीदता था ए के लिए क्रेडिट पे। ठीक है, और ए उसका पेमेंट बाद में कर देता था। इस बार क्या हो रहा है, इस बार ए जो है अपना प्रिंसिपल, ये अपने एजेंट को कैश दे के भेजता है, बोलते हैं कैश ले और मार्केट में जाके ये कैश दे के ये सामान परचेस करके लेके आ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट B buys the goods from Z on credit। बच्चों यहां पे गलत काम कर रहा है बी। एजेंट ने क्या किया, यहां पे एजेंट को जब कैश दिया है प्रिंसिपल ने, और प्रिंसिपल बोल रहे हो उसको कि कैश दे के सामान खरीदना है,
तो एजेंट को सुनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल ने क्या किया यहाँ पे, प्रिंसिपल ने कैश दिया यहाँ पे एजेंट को और बोल रहा है कि ये कैश से सामान खरीदना है, तो यहाँ पे एजेंट को उसका सुनना चाहिए था। बट ये क्या कर रहा है, ये अभी भी वापस क्या कर रहा है, जेड से सामान खरीदता है क्रेडिट पे, ओके। तो क्या यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या यहाँ पे बी जब जेड से क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है तो क्या ये जेड जो है बाद में ए को लायबल करवा सकता है? आंसर विल बी यस। उसका रीजन क्या है पता है? आपने लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन थ्रो किया कि आपका एजेंट जो है क्रेडिट पे सामान खरीदने का उसके पास पावर है। अभी तक क्या कर रहा था एजेंट? अभी तक एजेंट बार बार क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर रहा था, तो इससे लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया। लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि हम लोग एजेंट को सामान दे सकते हैं क्रेडिट पे, उसका पैसा बाद में प्रिंसिपल दे देगा, सही है। इस बार क्या होता है बट इस बार यहाँ पे एक सेकेंड, दिस टाइम इस बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार यहाँ पे ए जो है प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को क्या कर रहा है, बट यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट ने अभी फिर से गलती कर दी। एजेंट क्या कर रहा है, जेड से क्रेडिट पे सामान परचेस कर रहा है। जेड क्या बोलेगा पता है? जेड बोलेगा मेरे दिमाग में तो ये इंप्रेशन था कि आपका एजेंट क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर सकता है। तो यहाँ पे भले बी की गलती है बट जेड इसको ए को लायबल करवाएगा। बेसिकली ये एक्टिविटी के लिए भी इनका एजेंसी रहेगा और यहाँ पे बाद में ए को रोका नहीं जा सकता, यहाँ पे ए मना नहीं कर सकता यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब किसी को रोकना, ठीक है, मना करना। यहाँ पे बच्चों ए जो है वो मना नहीं कर सकता, ए बोल नहीं सकता जेड को देखो मैं ये एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं हूं क्योंकि मैंने तो मेरे एजेंट को भेजा है पैसे देके, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ए ने ही अपने पहले के प्रीवियस कंडक्ट से एक इंप्रेशन थ्रो किया है कि मेरे एजेंट को मैंने पावर दिया है कि वो सामान परचेस कर सकता है क्रेडिट पे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन जाएगा। बाहर वाला पर्सन वो हमेशा ये बोलेगा कि आपको ये चीज का पैसा देना पड़ेगा बाद में, भले ही आपने कैश दिया, ये ट्रांजैक्शन आपके बीच में हो रहा है, मेरे को नहीं पता है इसके बारे में, सही है। तो यहाँ पे वही लिखा है, सेम चीज हो रही है। इधर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने, देखो एजेंट को आदत है कि वो हमेशा ए के नाम से गुड्स परचेस करता है और ए के अकाउंट से पैसे वो पे करता है। नाउ बी हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड मतलब अब ये क्योंकि इंप्रेशन क्रिएट हो चुका है लोगों के दिमाग में, तो अब बी फ्यूचर में कभी भी अगर कुछ भी सामान खरीदेगा तो वो किसके लिए खरीद रहा है? ए के लिए खरीद रहा है, क्योंकि पहले के एक्टिविटी से एक कस्टम क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब कोई पर्सन बार बार सेम चीज करता है तो वो लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पे इसको और मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ना तो इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सुनो, ठीक है। बचपन में ऐसा था कि हमारे घर के नजदीक एक किराना दुकान थी, ठीक है। तो क्या होता था, किराना दुकान पे मैं कुछ सामान खरीदता था और पैसे देता नहीं था क्योंकि हम लोगों का वहां अकाउंट बना था। महीने के एंड में मेरे फादर जो थे वो किराना शॉप के ओनर को पेमेंट करते थे, ठीक है। तो क्या होता था पता है, मैं रोज कुछ ना कुछ खरीद रहा हूँ और वो किराना दुकान वाला मेरे को दे रहा है वो सामान, ये भरोसा रख के कि एक महीने के बाद में वो उसका हिसाब पूरा क्लियर होगा और मेरे फादर पैसा पे करेंगे, ठीक है। मैं हर बार ये कर रहा हूं ना, बार बार कर रहा हूं ऐसा, तो बच्चों उसके दिमाग में ये इंप्रेशन क्रिएट हो चुका है कि अब ये पर्सन को सामान दे सकते हैं, इसका पैसा आ जाएगा। जब हम लोग कोई चीज बार बार करते हैं ना तो सामने वाले पर्सन के दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो जाता है ऐसा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे भी वही हो रहा है। बी जो है उसकी आदत है कि वो ए के नाम से गुड्स परचेस कर रहा है और ए के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, मतलब ये बार बार करने से बाहर वाले लोगों को ये भरोसा होगा कि बी के पास ये करने का पावर है। इसलिए ऐसा अगर वो करता है फ्यूचर में तो अब ए मना नहीं कर सकता बी के ये पावर को, क्योंकि ये पावर ए ने ही दिया है बी को, सही है। बेसिकली अगर मैं हर महीने किराना शॉप से जाके कुछ खरीदता हूँ और उसका बिल मेरे फादर पे कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे फादर मना कर रहे हैं शॉपकीपर को ये बोल के कि मैंने तो सामान नहीं खरीदा, मेरे बच्चे नहीं खरीदा, मैं पैसे नहीं दूंगा। शॉपकीपर स्यू कर सकता है मेरे फादर को। रीजन क्या है, उन्होंने ये इमेज क्रिएट किया है कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं तो उसका पैसा वो पे करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एस्टॉपल मतलब टू स्टॉप, लॉ रोकेगा यहाँ पे प्रिंसिपल को बाद में वही चीज को मना करने से, क्योंकि प्रिंसिपल ने वो इमेज क्रिएट किया है लोगों के दिमाग में कि मैंने मेरे एजेंट को ये काम करने का परमिशन दिया है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट लिखना,
एजेंसी बाय एस्टॉपल भी नोट करना, ये वाला एग्जाम्पल के अलावा ये वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ओके। ओके बच्चों, इफ दिस इज डन, हम लोग अब एक ही पॉइंट बचा है होल्डिंग आउट का, बट मेरे को लगता है कि ये पॉइंट मैं यहां पे अभी बता देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग का ये पॉइंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, लास्ट पॉइंट है होल्डिंग आउट का, ठीक है। होल्डिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग ये सारे पॉइंट्स किस में से पढ़ रहे हैं, ये इंप्लाइड एग्रीमेंट में ही आ रहा है, ठीक है। तो एजेंसी बाय एस्टॉपल, ठीक है, जिसमें बार बार कोई चीज करने से एक ऐसा ट्रेंड क्रिएट होता है जिसको बाद में प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ने वो चीज पहले प्रीवियसली अलाउ किया था, इसलिए अब प्रिंसिपल उसको मना नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल अगर मना करेगा तो लॉ उसको रोकेगा। रोकना मीन्स टू स्टॉप से आया स्टॉपल, ठीक है। होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट में क्या होगा, बहुत आसान चीज है। और बच्चों मेरे को लगता है कि होल्डिंग आउट वाला कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों ने सीखा है पार्टनरशिप एक्ट में, फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत आसान है, क्या लिखा है देखो, 3 पार्टनर्स है। वैसे एक चीज और क्लियर कर दूं, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, यहां लिख देता हूं, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल as well as agent of other partners, इसी को हम लोग म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो पार्टनरशिप में आपने सीखा होगा, राइट, ठीक है। यहां पे क्या चल रहा है, हम लोग सीखते हैं एबीसी 3 पार्टनर्स है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी और प्रिंसिपल भी है। 3 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म है। एम इज नॉट पार्टनर, एम नाम का एक पर्सन है
जो पार्टनर नहीं है। सिर्फ 3 पार्टनर्स है फर्म में, एम पार्टनर नहीं है। जेड है सप्लायर ऑफ द गुड्स, जेड गुड्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, एम स्टेट्स जेड दैट ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन फ्रंट ऑफ ए बी एंड सी। बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एम नाम का पर्सन क्या कर रहा है, ये खुद को पार्टनर बता रहा है। किसके सामने पार्टनर बता रहा है, ए बी और सी के सामने पार्टनर बता रहा है जेड को। क्या एम पार्टनर है, नहीं पार्टनर नहीं है, बट एम ने यहाँ पे झूठ बोला जेड को। एम झूठ क्या बोल रहा है जेड को, कि वो भी पार्टनर है, और ये झूठ इसने किसके सामने बोला, ए बी और सी के सामने बोला। जो एक्चुअल पार्टनर्स थे उसी के सामने एम बोल रहा है कि मैं भी पार्टनर हूं, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, एंड दे ऑल रिमेन साइलेंट। ये तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। बच्चों इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालना है, जेड के नजरों में अब 3 नहीं बल्कि 4 पार्टनर्स होंगे। ए बी और सी तो पार्टनर्स थे, एम भी पार्टनर बन जाएगा। कैसे बनेगा, उसके बिहेवियर से एम ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे जेड ये मान के चल रहा है कि वो भी पार्टनर है। और ये किसके सामने बोला है, तीनों एक्चुअल पार्टनर्स, ओरिजिनल पार्टनर्स के सामने बोला है, और ये कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे केस में एम को हम लोग बोलेंगे ये भी पार्टनर है। और क्या लिखा है यहाँ पे, हियर एम शैल बिकम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हम लोग तो पार्टनरशिप नहीं सीख रहे हैं, हम लोग तो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, एवरी पार्टनर इज ऑल्सो एन एजेंट, तो ये हो जाएगा एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। आई होप दिस इज क्लियर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रोक देंगे लेक्चर को, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हो चुके। 1-2 पॉइंट्स रहे तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर करेंगे। यू कैन नोट दिस।